सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता, मेंबर SLQAC, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने ये एक 3 दिवस की एक श्रृंखला प्रारंभ करी है जो प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस के बारे में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको हम पहले भी कई बार पत्रों से अवगत करा चुके हैं कि NAAC जो है, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, उसने एक कॉन्सेप्ट अभी शुरू किया है। रादर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, पर एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने हमें बताया है, आप सबको बताया है। दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस। आप सब जानते होंगे NAAC जो संस्था है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एक्रेडिटेशन करती है। ये संस्था बेसिकली अभी तक जो कर रही थी कि ये 5 साल के डेटा के आधार पर और कॉलेजेस का या कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका एक्रेडिटेशन करती थी। अब चूंकि 5 साल का डेटा कलेक्शन करना, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना थोड़ा सा टीडियस जॉब होता है। नए कॉलेजेस उसमें उतने कंफर्टेबल नहीं होते और इस वजह से NAAC के लिए नहीं जा पा रहे थे। इस कारण से नए कॉलेजेस को विशेषतया ध्यान में रखते हुए, या ऐसे कॉलेजेस जिनका एक बार भी अभी तक नहीं हुआ है एक्रेडिटेशन, ऐसे कॉलेजेस को विशेषतया ध्यान में रखते हुए NAAC एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है, दैट इज प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस, जिसको हम शॉर्ट में PAC बोलते हैं। PAC या पैक जिसको हम बोलेंगे। PAC का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक साल कौन सा, जो आपका पिछला कंप्लीट एकेडमिक ईयर होगा। बाय कंप्लीट वी मीन एडमिशन से लेकर के और रिजल्ट्स के डिक्लेरेशन तक, ये सारा जब कंप्लीट हो चुका होगा वो एक कंप्लीट एकेडमिक ईयर कहलाता है। तो जो भी लास्ट कंप्लीट एकेडमिक ईयर है उसका एक साल का डेटा के आधार पर NAAC आपको एक्रेडिटेड या नॉट एक्रेडिटेड, केवल ये इस बाइनरी फॉर्म में चलेगा। प्रोविजनली आपको या तो प्रत्यायित करेगा या मना कर देगा कि अभी आप उस लायक नहीं है, पुनः तैयारी करके आए। तो जहां हमारा जो नॉर्मल NAAC था वो ग्रेडेड था, पूरा ग्रेडेड एक्रेडिटेशन था A++ से लेके, और हम C और D ग्रेड तक जाते थे। जो हमारा पैक है ये केवल बाइनरी एक्रेडिटेशन है, इट्स आइदर एक्रेडिटेड और नॉट एक्रेडिटेड। हम अभी तक 2 वर्कशॉप्स इसकी और पहले भी हम करवा चुके हैं, जिसमें हमने NAAC बेंगलुरु ऑफिस से एक्सपर्ट्स को बुलाया था और उनके साथ हमने राजस्थान के कॉलेजेस के लिए पैक से संबंधित कार्यशालाएं कराई थी। उसके बाद हमने अब अपने ही स्तर पर, अपने ही महाविद्यालयों के, क्योंकि हमारे जो महाविद्यालय हैं राजस्थान के, उनका कुछ कुछ समस्याएं उन सबकी कॉमन होती हैं जो निश्चित तौर पे देश के शायद बाकी संस्थानों की उतनी ना होती हो। तो NAAC शायद उसको उतना अच्छे से ना समझ पाए, या हमारे कॉलेजेस उनसे इतना कंफर्टेबल ना हो पाए। इस सब को ध्यान में रखते हुए SLQAC ने एक इन हाउस वर्कशॉप सीरीज का आयोजन किया। 26 तारीख से ये सीरीज चल रही है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 250 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जिनका की प्रत्यायन होना शेष है, जिनको जो 2020 तक एस्टैब्लिश हो चुके थे और अभी तक प्रत्यायित नहीं है। ऐसे 250 से ज्यादा हमारे राजकीय महाविद्यालय हैं। इन सभी राजकीय महाविद्यालयों को पैक में आज नहीं तो कल जाना ही होगा। जब वो जाएंगे पैक के लिए, तब उन्हें क्या क्या संभावित समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या उनकी जिज्ञासाएं हो सकती हैं, इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में हमने हमारे राजकीय महाविद्यालय से ही 2 रिसोर्स पर्सन से हमने अनुरोध किया। डूंगर महाविद्यालय बीकानेर की डॉक्टर दिव्या जोशी और मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर के डॉक्टर सुनील शुक्ला, इन दोनों से हमने, ये चूंकि अपने अपने महाविद्यालय में IQAC के मेंबर हैं और SSR प्रिपरेशन से लेके NAAC की पूरी प्रक्रिया में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं। डूंगर बीकानेर का 3rd साइकिल हो चुका है, लगातार तीसरी बार उन्हें A ग्रेड मिला है, और मीरा गर्ल्स कॉलेज का बाकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, बस अब पीयर टीम का आना बचा है जो मई के अंत तक आ जाएगी। तो इस वजह से हमने इन 2 अपने साथ के कलीग से हमने अनुरोध किया, इनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि आप लोग हमें हमारे कॉलेजेस को थोड़ा सा गाइड करिए। आपकी जो भी समस्या हो, अभी जब हम अपनी वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं तो डॉक्टर सुनील शुक्ला ये आपको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, आप सबने अगर देखा हो तो हमने जब मैनुअल भेजा था तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के क्वेश्चंस हैं। 10 सवाल जो हैं शुरुआत में वो क्वांटिटेटिव हैं, जिसमें 0 से 2 तक का मार्किंग है और बहुत क्लियर कट उसके पैरामीटर्स दे रखे हैं
कि इस लिमिट से इस लिमिट तक होगा तो 0 है, इससे इस तक होगा तो 1 है, और इससे अधिक होगा तो 2 है। इस तरह से बहुत क्लियर कट उन्होंने पैरामीटर्स दे रखे हैं। उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपी जिसको हम कहते हैं, वो दे रखा है, जिसके आधार पर उन्होंने बताया है पूरा एसओपी में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, क्या नहीं लगाना है। उसी को और विस्तृत रूप में और क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो हम अपने राजकीय महाविद्यालयों में जो हमारे पास उपलब्ध होते हैं, संभवतया आपको ध्यान ना हो, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे डॉक्टर सुनील शुक्ला। और उसके बाद जो 15 क्वालिटेटिव सवाल हैं हमारे, अगेन 2-2 नंबर मैक्सिमम होता है, उसमें 0 से 2 तक का मार्किंग होता है, तो 15 क्वालिटेटिव सवालों पर डिस्कशन करेंगे डॉक्टर दिव्या जोशी। पूरे 25 सवाल हैं, 10 क्वांटिटेटिव, 15 क्वालिटेटिव। 25 सवालों के न्यूनतम तो ऑब्वियसली 0 होता ही है, अधिकतम 50 नंबर हैं, और 50 में से 20 नंबर आपको पास होने के लिए, मतलब एक्रेडिटेड का कैटेगरी में आने के लिए आपको मिनिमम 20 अंकों की आवश्यकता होती है। इस 20 अंक में ये कहीं नहीं है कि क्वांटिटेटिव में इतना होना ही चाहिए और क्वालिटेटिव में इतना ही होना चाहिए। ऐसा कोई बाइफर्केशन आज दिन तक तो नहीं हुआ है, आगे का हम नहीं जानते, क्योंकि एक बात आपको बहुत स्पष्ट बता दें, पीएसी अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। तो आप लोगों को जो बहुत सारे कॉलेजेस को एक भ्रम है कि हमने पीएससी के लिए अप्लाई कर दिया है, हमने गूगल फॉर्म भर दिया है, वो गूगल फॉर्म जो आपसे भरवाया गया था वो हमने एसएलक्यूएसी में भरवाया था। हम आपकी एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, हम आपकी एक बार स्थिति का जायजा लेना चाहते थे कि उसमें कितने नंबर हमारे रफली किस किस कॉलेज के आ जाएंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों के बारे में हम एक बार मोटा मोटी तौर पर समझना चाहते थे। तो वो गूगल फॉर्म जो है वो केवल हमारे तक था, उसका नैक से कोई संबंध नहीं है, वो डेटा नैक तक नहीं गया है। तो इसलिए आप ये भ्रम अपने मन में कतई ना रखें कि आप लोग पीएससी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। पीएससी अभी तक ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं हुआ है। जब लॉन्च होगा तब उसके, हाँ ले जाओ, जब लॉन्च होगा तब हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी तक हमारी जितनी भी ये प्रयास चल रहे हैं, ये इसीलिए हैं कि आप इसकी तैयारी इतनी करके रखें कि जैसे ही ये लॉन्च हो वैसे ही आप इसमें अप्लाई कर सकें। क्योंकि याद रखिए, यदि आप एक्रेडिटेड नहीं हैं तो आपको किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं होगी, ना यूजीसी से, ना रूसा से, आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार के फंड नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करिए, अधिकतम कोशिश ये करिए कि आप पीएससी के लिए जा सकें। यदि जो महाविद्यालय 2015 या उससे पहले के स्थापित हैं, वो भी यदि आज जुड़े हुए हैं इसमें, तो आप तो बहुत आराम से फुल ग्रेडेड एक्रेडिटेशन के लिए जा सकते हैं, जो 5 साल के लिए वैलिड होता है। पीएससी 2 ही साल के लिए है, फुल ग्रेडेड एक्रेडिटेशन 5 साल के लिए है। तो जो कॉलेजेस इस बात की तैयारी कर रहे हैं ग्रेडेड की, तो उनसे निवेदन है कि वे प्रयास करके ग्रेडेड पर ही जाएं। लेकिन यदि आप में अभी कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी तैयारी पूरी नहीं है, तो वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पीएससी के लिए जाएं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ स्ट्रेट अवे हमारे सबसे पहले जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर सुनील शुक्ला। ये जैसा मैंने बताया गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज में है, एंड ही इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं नैक की पूरी प्रक्रिया से। तो इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि ये आपको क्वांटिटेटिव जितने भी हमारे 10 सवाल हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी दें। सभी से निवेदन है कि जो जो सर बता रहे हैं ये मोस्ट प्रोबेबली अपना प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देंगे, पर फिर भी जैसे हम अपने बच्चों से, मतलब एटलीस्ट मैं बोलती हूँ अपने स्टूडेंट से कि क्लास में नोट्स लो, तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि प्लीज आप लोग नोट डाउन करते चलें। आप स्वयं जो नोट करेंगे उन नोट्स का कोई मुकाबला नहीं होता। पके पकाए नोट्स से आप कभी उतना नहीं सीखेंगे जितना आप स्वयं अपने द्वारा नोट करने से सीखेंगे, तब वो चीज अच्छे से दिमाग में सेटल होती है हमारे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज, आपको ये जो हमारा चैट बॉक्स है इसको प्लीज गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। और साथ में, चूंकि हम आपकी कोई अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं, हम कोई आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हम एसएलक्यूएसी के अंतर्गत प्रयास कर रहे हैं कि आप हम जितने भी कॉलेजेस का हम मोटिवेट कर सकें, हम उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग दे सकें, और जितने भी कॉलेजेस हमारी अच्छी स्थिति में आ सकें प्रत्यायन की दृष्टि से, उतने आ जाए। हम अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं, इसलिए कृपया चैट बॉक्स में अपने कॉलेज का नाम लिखना प्लीज अवॉइड करें। उसके पीछे कारण है,
कारण ये है कि हम ये चाहेंगे कि आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, आपके जितने भी प्रश्न हैं, या आपका कोई भी कोई समस्या आ रही है, वो आप चैट बॉक्स में लिखते चलिए। होगा क्या कि जब भी आप पता चला एक जने ने अपनी समस्या या जिज्ञासा लिखी और उसके नीचे 10 गुड आफ्टरनून आ गए, तो उसको स्क्रॉल करते टाइम वो एक सवाल भी छूट जाएगा। हम वो नहीं चाहते, इसलिए प्लीज अपन सभी सब साथ के कलीग्स हैं, यहाँ पर कोई भी बहुत ज्यादा मतलब हम बहुत अनऑफिशियल वातावरण में बात कर रहे हैं, इसलिए कह रही हूँ कि चैट बॉक्स में प्लीज अवॉइड करें। एक्सेप्ट फॉर योर क्वेरीज, योर डिफिकल्टीज, कोई भी आपके सवाल हैं वो आप अवश्य लिखें वहां पर। आप 6 बार पूछे, आप 10 बार पूछे, हम इसी कार्यशाला में समाप्ति से पहले उन सारे सवालों को लेंगे। आप उसमें नहीं लिख पा रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आप किसी भी माध्यम से सवाल पूछिए, वी आर ऑलवेज रेडी। पर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अपना सबका पहले ही हम नमस्कार कर चुके हैं, तो वो सब यथावत चल रहा है। आप प्लीज चैट बॉक्स में अपने सिर्फ सवाल लिखिए। सो आई कॉर्डियली इनवाइट डॉक्टर सुनील दत्त शुक्ला कि वो हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पर थोड़ी जानकारी दें। शुक्ला सर। थैंक यू श्रुति जी। सभी को नमस्कार, जो सारे मेरे साथी विभिन्न महाविद्यालयों से इससे जुड़े हुए हैं, इस वर्कशॉप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पिछले 2 दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो साथी महाविद्यालय है उन्हें पीएससी के बारे में जानकारी प्रदान कर सके, क्योंकि अधिकतर कॉलेज जो है वो नए हैं, जैसा मुझे श्रुति जी ने बताया। तो मैं समय जाया न करते हुए सीधा अपने प्रेजेंटेशन पे आता हूँ और वहीं से हम लोग बात करनी शुरू करेंगे कि व्हाई पीएससी इज रिक्वायर्ड, पीएससी क्या है, हमको पीएससी के बारे में क्यों जाना है, ये सारी चीजें बात करूंगा और साथ ही साथ बात करूंगा कि हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। सो स्ट्रेट अवे पहली चीज की कौन पीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसा कि श्रुति जी ने बताया, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि वो कॉलेजेस जो नए हैं और जो अपना 1 साल अर्थात जिनका लास्ट ईयर जो ओपन हुए हैं और जिनके बच्चों ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए हैं, वो सारे जा सकते हैं। जो कॉलेज इस साल खुले हैं वो अगले साल जाएंगे, लेकिन जो कॉलेज पिछले साल या उससे पिछले साल खुले हैं वो पीएससी के लिए जा सकते हैं। उसके साथ वे सारे कॉलेजेस जिनका एक्रेडिटेशन, जो कि पहले कभी फर्स्ट साइकिल कराया है उन्होंने या सेकंड साइकिल कराया है और उनका एक्रेडिटेशन एक्सपायर हो चुका है और उस एक्सपायरी को लंबा समय हो गया, तो वो भी जा सकते हैं। अगर हम पीएससी की बात करते हैं, जैसा श्रुति जी ने बताया था कि रेगुलर एक्रेडिटेशन जो है हमारा दैट इज वैलिड फॉर 5 इयर्स, बट यहाँ पीएससी जो है वो हमारा 2 साल के लिए वैलिड होता है। हम पीएससी अधिकतम 2 बार करवा सकते हैं, जैसा कि वहां पे हम एसएसआर की बात करते हैं या रेगुलर एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, देयर वी हैव अ डिफरेंट साइकिल्स, बट यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन है, हम यहाँ 2 बार करा सकते हैं, अर्थात अधिकतम 4 साल के लिए हम करा सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है, बिफोर और आफ्टर रेगुलर एक्रेडिटेशन या असेसमेंट के लिए करा सकते हैं, अर्थात जो कॉलेज नए हैं उनके लिए बिफोर लगता है, आफ्टर उन लोगों के लिए लगता है जिन लोगों का एक्सपायर हो गया है एक्रेडिटेशन, उनके लिए आफ्टर लगता है। दूसरा, हम साइमल्टेनियसली दोनों चीजों के लिए नहीं जा सकते। नैक जो कहता है कि आप पीएससी के लिए भी अप्लाई करते हैं और एसएसआर भी अपनी पर है, तो हम लोग ये नहीं कर सकते, दोनों चीजें साथ नहीं चलती। जब आपका पीएससी एक्सपायर होने वाला हो या रेगुलर एक्रेडिटेशन एक्सपायर होने वाला हो, ये जज करने के लिए कॉलेज अपने आप में सक्षम होते हैं कि उनको क्या लेना है, बट दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती। फीस कंपैरेटिवली देखता हूं कि पीएससी की फीस अगर मैं बात करता हूं तो पीएससी का फॉर्म भरते वक्त या उसके साथ में जो फीस अभी पोस्ट की गई है नैक के द्वारा, वो 10,000 रुपए प्लस उसके ऊपर 18% जीएसटी, दैट इज 11,800, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता। वे कॉलेजेस जो कि नए हैं और जिन्होंने अपना अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है नैक के पोर्टल पे, क्योंकि नैक हर कॉलेज को एक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, तो वो नीचे दिए गए लिंक में, या जो भी नैक की साइट को अगर हम एक्सेस करते हैं तो वहाँ असेसमेंट ऑनलाइन करके एक पोर्टल मिलता है, एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके हम अपने कॉलेज को रजिस्टर करा सकते हैं और हम बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वहाँ देनी होती है। जब हम फॉर्म भरते हैं पहला, तो उसमें हमको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन देना है कि हमारे कॉलेज का नाम जो डॉक्यूमेंट्स में है, यदि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर लिखा है तो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर ही भरना है हमको, या और कोई नाम सरकार की तरफ दिया हुआ है तो वो हमको भरना है। इंस्टीट्यूशन टाइप नॉर्मली हम सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस से हैं, तो एफिलिएटेड कॉलेज, एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज हम होंगे। सारे कॉलेजेस ने आईशी आईडी ले रखा है, बिकॉज की हमारे लिए मैंडेटरी है। एमएचआरडी की जो एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हमको आईशी में डेटा भरना होता है, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आवर कॉलेज स्टैटिस्टिक्स।
वो ICID हर कॉलेज के पास होता है, वो हमको जरूर भरना है। इंस्टीट्यूशन का ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी हम रेगुलर यूज करते हैं इंस्टीट्यूशन का, वो इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि हमारे पास जीमेल का है, याहू का है, रेडिफ का है, जिसका भी है, वो कोई भी ईमेल आईडी जो हम रेगुलर यूज करते हैं वो कर सकते हैं। मोबाइल नंबर फॉर कम्युनिकेशन, स्पेशली यहाँ मैं कहूँ तो यहाँ या तो प्रिंसिपल का या IQAC कोऑर्डिनेटर का, सिंस सारे कॉलेजेस नए हैं, हो सकता है कुछ में IQAC एस्टेब्लिश करना बाकी हो या एस्टेब्लिश हो चुका हो, तो यहाँ IQAC कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल का देना है। एंड इनफैक्ट यू आर प्रीवियसली एक्रेडिटेड, तो उसमें नए कॉलेजेस नो भरेंगे और जो पुराने कॉलेज हैं और तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा, बिकॉज की पुराने जितने कॉलेजेस हैं उन्होंने अपना AQR भर रखा है, तो वो यस करेंगे। और उसके बाद में फिर हम आगे जो इसका फॉर्म होता है वो सारा जो डिटेल्स मांगते हैं वो हमको इसके साथ में देंगे। फिर अगर मैं बात करूं कि जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके लिए, तो वो HAI परफॉर्मा जो वहां पे खुलेगा उसको हमको करना है। प्लस हम जितना भी डेटा या जो भी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के लिए जो भी डेटा हम देते हैं वो एक प्रक्रिया के अधीन होता है, क्योंकि वो डेटा हमारा वेरीफाई किया जाता है। और जो डेटा वेरीफाई किया जाता है और वो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, जो कि हमारी क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस के लिए लागू होती है। अर्थात जो भी हम डेटा दे रहे हैं और उसके साथ में जो भी हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में जाते हैं और उसके आधार पे उसको मैच करते हैं और उसके आधार पे वो डिविजन देखते हैं कि आपने जो डेटा दिया, आपने जो चीजें लिखी हैं या आपने जो डॉक्यूमेंट उसके फेवर में प्रोवाइड किया है उससे कितना वेरिएशन। प्लस उसके साथ में एक वर्चुअल विजिट होती है, पीयर टीम विजिट होती है, जो कि वर्चुअल ऑनलाइन मोड में होती है। वो ऑनलाइन मोड के लिए NAC की तरफ से सिर्फ एक बात होता है कि इंस्टीट्यूट को अपना वेबएक्स, सिस्को वेबएक्स जो एक एप्लीकेशन है वो लेना होगा और उसी के माध्यम से वो लोग वर्चुअल पीयर टीम विजिट करते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज और कहना जरूरी समझता हूँ, यदि NAC को लगता है कि वर्चुअल जो विजिट है दैट इज नॉट एनफ, तो वो पीयर टीम विजिट भी या ऑन साइट पीयर टीम विजिट भी प्रपोज कर सकते हैं। और वो ऑन साइट पीयर टीम विजिट के लिए जितना खर्चा होना है, उसका एक्चुअल लॉजिस्टिक्स का खर्चा, अर्थात उनके आने जाने का खर्चा, उनका रहने का खर्चा, वो कॉलेज को जमा कराना पड़ेगा GST के साथ। बट ये निर्भर करता है कि NAC को अगर लगता है कि ये आवश्यक है तो वो करेंगे। पीयर टीम सामान्यतः 2 जनों की होगी, PAC के लिए रेगुलर एक्रेडिटेशन के लिए 3 या 4 जनों की होती है, बट यहाँ पे 2 जनों की होगी। उसमें से जो है वो वाइस चांसलर या इक्विवेलेंट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या किसी PG कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो मेंबर हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि हमको इस PAC के साथ में 2 चीजें निश्चित रूप से अटैच करनी है जो कि मैंडेटरी है। एक तो हमको एक डिस्क्लोजर अटैच करना है, जो कि अगली वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो डिस्क्लोजर जो है वो मैंडेटरी आपको अटैच करना है। प्लस एक सेल्फ डिक्लेरेशन कॉलेज को अटैच करना है PDF फॉर्म में। ये तब तक हमारी वेबसाइट पे रहना चाहिए जब तक कि हमारा एक्रेडिटेशन या तो PAC का या SSR का जो भी एक्रेडिटेशन है वो एक्सपायर ना हो जाए, तब तक रहना। यदि अगर हमारा एक्रेडिटेशन PAC एक्रेडिटेशन NAC मना कर देती है तो पुरानी फीस वो एडजस्ट नहीं करते, उसके लिए फिर वापस हमको नए सिरे से जाना होता है और नए सिरे से फीस जमा करानी होती। तो ये ध्यान रखें, जब भी हम भर रहे हैं तो हम थोड़ा ध्यान से भरें ताकि हमारी फीस जो है वो खराब ना हो। ये दोनों फॉर्म्स जो है हमको देने हैं। पहला जो सेल्फ डिक्लेरेशन है हमारा, इस सेल्फ डिक्लेरेशन वाले में हमको सारे प्रोग्राम्स की जानकारी देनी। प्रोग्राम्स मतलब हमारे यहाँ जो BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom चलते हैं वो किस साल कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ, उसका ड्यूरेशन क्या है, 3 साल है या 2 साल है। इन केस ऑफ PG इट इज ऑलवेज 2 years और इन केस ऑफ UG कोर्सेज, UG प्रोग्राम्स इट इज 3 years। और करंट एफिलिएशन स्टेटस परमानेंट है या टेम्पोररी, वहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपका हर कोर्स जो है वो परमानेंटली एफिलिएट। लेकिन इस सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में मैं एक चीज कहना जो बहुत जरूरी समझता हूँ कि हमको एफिलिएशन लेटर भी लगाना है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के प्रोफाइल के साथ जाता है PAC में। वो एफिलिएशन लेटर जो है और वो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है उनका डेटा सेम होना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम मिसमैच नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोग्राम का ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें जो आपके एफिलिएशन लेटर में लिखा हुआ है और वो एफिलिएशन लेटर जो है वो हमारे पास लेटेस्ट होना चाहिए। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि इस साल हम जाना चाहते हैं तो हमारे पास इस साल का एफिलिएशन लेटर होना चाहिए और उसमें सारे प्रोग्राम्स मेंशन होना चाहिए। दूसरा एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है प्रिंसिपल को, जिसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई है। उन कंडीशंस को हमको फुलफिल करते हुए, उनको देखते हुए हमको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। दैट शुड बी साइंड एंड सील्ड बाय द प्रिंसिपल। वो हमको उसके साथ में देना है, वो अटैच करना है। वो हमारी वेबसाइट पे हमेशा के लिए होस्ट होगा जब तक कि हमारा एक्रेडिटेशन एक्सपायर नहीं होगा। जैसा श्रुति जी ने बताया था कि ये प्रोविजनल है,
इसके अंदर कोई ग्रेड्स नहीं दी जाती, इट इज बाइनरी, दैट मीन्स आप एक्रेडिटेड है या नॉन एक्रेडिटेड है, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, A++ नहीं है, B++ नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, यहाँ यस और। दूसरा, इसका जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस है वो 3 पॉइंट स्केल पे मेजर किए जाते हैं। इट विल हैव ईदर वे 0, 1 और 2, ये 3 में से हमको नंबर मिलने। उनकी कंडीशंस क्या क्या है वो हम आगे की तरफ देखेंगे कि उनकी कंडीशंस क्या क्या है। श्रुति जी ने पहले ही बता दिया कि 20 मार्क्स स्कोर करने हैं और ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है कि 20 मार्क्स हमको क्वांटिटेटिव में से करने हैं या क्वालिटेटिव में से करने हैं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर कभी आता है तो वो हमको नहीं पता, बट अभी जो है वो किसी तरीके का कोई बाइफर्केशन नहीं है। हमको क्या फायदा होगा, तो पीयर टीम की रिपोर्ट मिलेगी जो कि एक स्वॉक एनालिसिस होगा। स्वॉक अर्थात स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो वो सारी चीजें जो है वो स्वॉक एनालिसिस होगा पीयर टीम रिपोर्ट का। और डिजिटल सर्टिफिकेट हमारा पीएससी का हमको प्राप्त होगा, और उस डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ में जो भी सुविधाएं सरकार एक्रेडिटेड कॉलेज को देती है वो सारी मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगी जो कि ग्रेड के साथ में एसोसिएटेड है, कि A+ वाला या B+ वाली जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन एक्रेडिटेड वाली जितनी सुविधाएं हैं जो सरकार हमको प्रदान करती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वो हमको मिलेगी। फिर उसके बाद में कोई भी फीस जो है वो किसी भी हालत में एडजस्ट या रिफंड नहीं की जाएगी, इसलिए हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पीएससी जो है हमारा वो 10 क्राइटेरिया पे बेस्ड है, और वो 10 क्राइटेरिया मैंने यहाँ दिखा रखे हैं। मोटे मोटे रूप में कहूँ तो स्टूडेंट सेंट्रिक हो सकते हैं, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, फैकल्टी सेंट्रिक हो सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता है। इन सारी चीजों में काफी चीजें क्वालिटेटिव है, और वो क्वालिटेटिव की चर्चा जो है वो दिव्या जी आपके साथ में करेंगी। मैं सिर्फ आज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूंगा। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की जब बात करता हूँ तो 10 क्वेश्चन है और उसका मैक्सिमम स्कोर हम 20 ले सकते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, श्रुति जी ने बताया कि डीबीबी के सब्जेक्टेड है कि हमारे सारे डेटा वेरीफाई किए जाएंगे डीबीबी के द्वारा। क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस की बात करता हूं तो मैंने इसको 4 मोटे सब कैटेगरीज में बांटा है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें से स्टूडेंट सेंट्रिक क्वेश्चंस जो है वो 10 क्वेश्चंस में से 1 to 4 जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। फैकल्टी सेंट्रिक क्वेश्चन जो है 1, 5 and 10। हमारा आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज ऑन 6 and 8, 6, 7, 8 उसका है। और एक्सटेंशन और स्टूडेंट एक्टिविटीज जो है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, यहाँ कुछ क्वेश्चंस की ओवरलैपिंग हो सकती है, जैसा कि हम फैकल्टी सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक के देख रहे हैं, वहाँ ओवरलैपिंग है, और जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ भी यही चीज आएगी। पहला क्वेश्चन जो आता है, उस पहले क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव में हमको ये पूछा जाता है कि हमारे कॉलेज में फुल टाइम टीचर्स कितने अपॉइंटेड हैं और कितनी सीट्स सैंक्शन है, और इसके परसेंटेज के आधार पे हमको मार्क्स अवार्ड होते हैं। यदि हमारे पास 50% से कम सैंक्शन सीट के अगेंस्ट में 50% से कम अगर अपॉइंटेड टीचर्स हैं तो वी गेट 0, 50 to 75 है तो वी गेट 1, एंड इफ इट इज मोर देन 75 तो हमको 2 नंबर सीधे मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है, हालांकि ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इसमें मैं कहूंगा कि जिन चीजों को हम साथ में ले सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स हमको साथ में लगाने हैं। पहली चीज अगर हम यहाँ बात करें, ये एसओपी में भी लिखी हुई ये सारी चीजें, वही हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बोलना काफी आवश्यक रहता है इन सारी चीजों के लिए। तो पहली चीज, सैंक्शन लेटर जो है कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में जो सरकार के द्वारा इशू किया जाता है वो है। यदि कोई कॉलेज पुराना है और बीएससी के लिए जाना चाहता है और उनके पास सैंक्शन लेटर नहीं मिल रहे हैं तो बीएफसी डॉक्यूमेंट हम लगा सकते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट्स की मैं आगे दिखाऊंगा अभी कि कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर लेटर्स चाहिए रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स के। फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स, विद्या संबल या कॉन्ट्रेक्चुअल जो फैकल्टी है हमारे यहाँ उनका एक कहना है कि जो 90% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड वर्क, कि अर्थात वो अगर हमारा 8 महीने या 9 महीने जो भी कॉलेज चलता है उसके 90% समय पे जो उपलब्ध है तो वो है। यदि विद्या संबल अगले वर्ष भी चलता है तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इस साल अगर चल रहा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज की 3 या 4 महीने जो ही उन्होंने काम किया है। तो ये चीज है। प्लस इसके साथ उन्होंने एक डेटा टेम्पलेट दिया हुआ है, उस डेटा टेम्पलेट में हमको निम्न जानकारी देनी है, जिसमें टीचर का नाम देना है, हमको उनका डेजिग्नेशन देना है, असिस्टेंट है, एसोसिएट प्रोफेसर है, इन केस यहाँ पे प्रिंसिपल को भी इंक्लूड करना है हमको। ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट, उनका किस साल में अपॉइंटमेंट हुआ, व्हाटएवर इज द ईयर, 4 डिजिट का जो भी ईयर है हमारा उसका देना है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो परमानेंट या टेम्परेरी हमको देना है, स्पेशली फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल वी कैन राइट टेम्परेरी। और नेम ऑफ डिपार्टमेंट हमको देना, किस विषय से वो संबंधित है। सिर्फ पार्ट टाइम टीचर्स को हमको यहाँ अवॉइड करना है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी सिर्फ कक्षा विशेष के लिए आ रहा है, किसी कॉलेज ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो अपनी विकास समिति से किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए किसी को बुला रहा है, तो उनको हमको शामिल
नहीं करना, या क्लास बेसिस पे जिनका पेमेंट हो रहा है उनको हमको शामिल नहीं करना है। ये दो डॉक्यूमेंट जिनकी मैं बात कर रहा था कि पहला वाला डॉक्यूमेंट जो है हमारा यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट जो है जो कि कॉलेज के इशू एस्टेब्लिश होता है तो फाइनेंस से ग्रुप 3 से सैंक्शन निकलती है, जिसमें हमको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कौन कितनी पोस्ट सैंक्शन है और क्या क्या चीजें वहाँ है, तो वो यहाँ पे है। और यहाँ जो दूसरा वाला डॉक्यूमेंट है, जो ये दो पेजेस जो है, ये दोनों पेजेस बीएफसी के हैं, जो कि हम बजट पढ़ते समय, सालाना बजट पढ़ते समय हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ कितनी पोस्ट सैंक्शन है और कितने कार्यरत है। हाँ, हो सकता है जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास कार्यरत की संख्या में अंतर आए, लेकिन सैंक्शन पोस्ट में अंतर नहीं आएगा, तो दिस डॉक्यूमेंट इज इक्वली वैलिड। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे इन सबके साथ में, वो प्रिंसिपल के साइन और सील शुदा होना चाहिए। वो आप साइन करके सील लगा के फिर स्कैन करें, ऐसा नहीं है कि साइन और सील को स्कैन करके रखें और उसको पेस्ट करते हैं, वो अलाउड नहीं है। तो हम पहले साइन कराएंगे, सील लगाएंगे और उसके बाद उसको हम अपलोड करेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उसके साथ में स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो उसके अंदर देखा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में कितने हैं, तो उसका रेशो जो है उसके आधार पे हमारी मार्किंग होती है। अगर 50:1 से अधिक का रेशो है तो हमको 0 मिलता है, 30:1 या 50:1 है तो 1 मिलेगा, और 30:1 से कम का रेशो है या 30:1 का रेशो है तो हमको 2 नंबर मिलते हैं। अब इसमें हमको डॉक्यूमेंट्स क्या, पहली चीज तो जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में रखी थी, लिस्ट ऑफ टीचर्स जो कि हमने दी है, वो बिल्कुल काम आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एडमिटेड स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए। एडमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में हमको क्या चाहिएगा, पहला यूनिक आईडी चाहिएगा, उनका नाम चाहिएगा, उनका फादर्स नेम चाहिएगा, उनका कैटेगरी चाहिएगा, प्लस इस क्लास में उनका प्रवेश किया गया है वो चाहिएगा। सपोज कोई पुराना कॉलेज पढ़ रहा है तो उनको सारे एडमिटेड स्टूडेंट का डेटा देना पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, प्रीवियस हो, फाइनल हो, इन सबका डेटा देना। रही बात जो मैक्सिमम सवाल हमसे कई बार पूछे जाते हैं या एसएलपीएस से पूछा जाता है कि यूनिक एप्लीकेशन आईडी हमको क्या देना है, तो इधर में हमारे पास दो चीजें हैं जिनको कि हम यूनिक आईडी में दे सकते हैं। या तो एप्लीकेशन आईडी जो कि हमारे ऑनलाइन एडमिशन के वक्त जनरेट होता है बच्चे का, वो यूनिक होता है, या अगर कोई कॉलेज स्कॉलर नंबर देता है तो वो स्कॉलर नंबर जो है वो उसके साथ में, क्योंकि आज की तारीख में एडमिशन प्रोसेस में ऑनलाइन एडमिशन में स्कॉलर नंबर भी दिया जाता है, तो बोथ आर वैलिड। तो इट डिपेंड्स ऑन फिजिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट कि इंस्टीट्यूट किसमें फिजिबल है, किसमें कंफर्टेबल है, वो दे और वहीं से डेटा लें, कोई अतिरिक्त डेटा जनरेट करें। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी सेमेस्टर कोर्सेज चल रहे हैं, स्पेशली पीजी कोर्सेज आर इन सेमेस्टर फॉर्म, तो 135 का ही डेटा देना है, 246 का डेटा एडमिटेड में नहीं देना है। 246 का डेटा जो है सेमेस्टर वाले में जो है वो हमारा डेटा जो है वो काम आएगा रिजल्ट के समय में, प्लस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उनका तो डेटा देना ही है वो सारा। पार्ट टाइम टीचर्स को यहाँ नहीं इंक्लूड करना, जैसा हमने पिछले बार भी कहा कि उसके बाद कितने बच्चे जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, डिसर्टेशन, स्किल बेस्ड लर्निंग इन द इंस्टीट्यूशन। इसमें से कुछ चीजें जो हैं वो हमारे सिलेबस के ऊपर आधारित है कि यदि किसी सिलेबस में फील्ड वर्क या प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है तो उसमें से कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में फील्ड वर्क असाइन होता है, मेरे विषय की बात करूं जूलॉजी में फील्ड वर्क असाइन होता है, वो सारी चीजें। और स्किल बेस्ड लर्निंग कोर्स अगर किसी कॉलेज ने चलाया है या पीजी कोर्सेज में अगर कहीं डिसर्टेशन है या इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप या इसके लिए मैं एक चीज और कहता हूँ कि जिन कॉलेजेस में बच्चों ने इंस्पायर अवार्ड के लिए भरा है, दैट डेटा कैन बी यूज्ड ओवर हियर। डीएसटी का जो एक इंस्पायर स्कीम है उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी स्कोरिंग है वो बहुत अच्छे से नैक कहता है कि 10% से कम है तो 0, 10 से 20% विद्यार्थियों ने ये कोर्स लिया है तो 1 आएगा, और 20% से अधिक विद्यार्थियों ने ये कोर्स लिया है तो हमारे पास 2 नंबर आते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके सिलेबस के ऊपर और इंस्टीट्यूट ने किस तरीके के कोर्सेज कराए हैं। स्किल बेस्ड लर्निंग कोर्सेज अगर कराए हैं, आरएसएलपीसी के कोर्सेज कराए हैं या कोई और कोर्स जो कराया है इंस्टीट्यूट में, उसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इंस्पायर को भी हम शामिल कर सकते हैं। इसके साथ में हमको क्या देना है, इसके साथ में हमको स्टूडेंट की लिस्ट देनी, इंटर्नशिप या इंस्पायर प्रोजेक्ट या कोई भी जो उन्होंने कंप्लीट किया है उसका सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो वो देना है, प्लस फील्ड वर्क की रिपोर्ट और जियो टैग फोटोग्राफ्स हमको देने हैं, और परमिशन लेटर्स। यदि अगर हम फील्ड वर्क के लिए ले जाते हैं तो सामान्यतः हमारे महाविद्यालयों में एक प्रक्रिया है कि फील्ड वर्क के लिए ले जाना है तो हम प्राचार्य से एक पूर्वानुमति लेते हैं, और वो पूर्वानुमति भी हमको इसके साथ में लगानी रहेगी, क्योंकि वो 2 चीजों को वेरीफाई करेगी। एक तो जिस दिन वो ले गए, और जियो टैग फोटोग्राफ्स की डेट को भी वेरीफाई करेगी कि वास्तव में वो टैग
उस पर्टिकुलर डेट पे देगा। जैसा सारा डेटा हमको कौन सा देना है, यहाँ भी वही डेटा देना है, लेटेस्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर डेटा, अर्थात जो कॉलेज पिछले साल जो अपना पूरा 1 साल कर चुका है या 2 साल कर चुका है, इस साल का डेटा नहीं देना है। इस पूरे प्रोसेस में इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट या प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट डीवीवी के टाइम में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का मांगा जा सकता है या फील्ड वर्क की रिपोर्ट मांगी जा सकती है। यदि हम सिर्फ स्टूडेंट की लिस्ट लगाते हैं इसमें, तो उसको नैक नहीं मानता, वो डीवीवी में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हम जो भी डेटा दें, इन ऑल सेंस इट शुड बी कंप्लीट। फील्ड वर्क की रिपोर्ट हो, जियोटैग फोटोग्राफ हो और परमिशन हो और स्टूडेंट की लिस्ट हो, वो उसके साथ में जानी चाहिए। उसके बाद में पास परसेंटेज पूछा जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो पास हुए और अपीयर्ड एग्जाम में है। यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट का डेटा और अपीयर्ड का डेटा है वो निश्चित रूप से थोड़ा अलग हो सकता है, बिकॉज कि जितने स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं वो एग्जाम में अपीयर्ड नहीं होते हैं, तो ये डेटा अपीयर्ड का थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इस चीज के लिए हमको चिंता नहीं करनी, अपीयर्ड का जो एक्चुअल डेटा है वही हम दें, उसमें हम किसी तरीके का मैनिपुलेशन ना करें। और रिजल्ट्स जो है आई होप, और मुझे पता है कि सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि इसमें हर कॉलेज जो है वो 2 नंबर प्राप्त करेगा। 30% से कम रिजल्ट है तो 0 आता है, 30 से 50 है तो उनको 1 नंबर मिलता है, और 50% से अधिक स्टूडेंट पास होते हैं तो उनको 2 नंबर मिलते हैं। इसमें हमको डेटा क्या लगाना है, तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट और ऑथेंटिक है दैट इज टेबुलेशन रजिस्टर, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा इश्यू किया जाता है। और आज की तारीख में जहां तक मुझे पता है कि करीब करीब सारी यूनिवर्सिटी जो है वो टेबुलेशन रजिस्टर जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, तो आप उसको डाउनलोड कर लें, साइन करा दें और उसको अपलोड कर सकते हैं। प्लस इसके साथ में एक डेटा टेम्पलेट है जिसमें प्रोग्राम नेम है, जिसमें हमको बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, जो भी प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं उनकी अलग अलग डिटेल्स देनी है, अर्थात बीए की एक रो होगी, बीएससी की एक रो होगी, बीकॉम की अलग रो होगी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन द एग्जामिनेशन। तो ये चीज हमको उसके साथ में देनी है। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि 50% से अधिक पास होते हैं हमको 2 नंबर मिलते हैं, तो ये हर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फायदे की चीज है। फिर उसके बाद जो अगली चीज आती है दैट इज फैकल्टी सेंट्रिक, कि हमने कितने पेपर पब्लिश किए हैं, फैकल्टी ने कितने पेपर पब्लिश किए। अर्थात पिछले साल में अगर किसी कॉलेज की फैकल्टी के द्वारा 2 पेपर पब्लिश किए गए हैं तो 0, 2 से 5 किए गए हैं तो 1, और 5 या 5 से अधिक किए गए हैं तो 2। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, चाहे वो 5 किए हो या 25 किए हो या 10 किए हो, हर पेपर जो है वो केयर लिस्ट में लिस्टेड होना चाहिए। हर जर्नल जो है जिसमें पब्लिश किया वो केयर लिस्ट में लिस्टेड होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, नॉट द टाइटल ऑफ नेम, बिकॉज की केयर लिस्ट में जो मैंने ऑब्जर्व किया या कई सारे जर्नल्स के साथ में ऑब्जर्व किया जिनको मैंडेटरी जर्नल्स कहते हैं, तो उन्होंने अपने टाइटल क्लोन कर लिए, अर्थात उनका टाइटल जो है वो लिस्टेड जर्नल के समान होता है। तो जब भी आप केयर लिस्ट में ढूंढें, हर व्यक्ति केयर लिस्ट में अपना अकाउंट बना सकता है। सरकार ने ये सुविधा दे रखी है, एमएचआरडी ने सुविधा दे रखी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे इसको मेंटेन करती है। हर व्यक्ति अपना अकाउंट बना सकता है और वो देख सकते हैं, और उसको अगर ढूंढना है आपको जर्नल को तो उसको आईएसएसएन नंबर के साथ में ही ढूंढे। हमको इसमें एक डेटा टेम्पलेट हमारा और है जिसमें नेम ऑफ ऑथर, टाइटल, रिसर्च पेपर, जर्नल नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, आईएसएसएन नंबर और ये सारी जानकारी देनी है। प्लस उसके साथ उस पेपर का लिंक, जिसको कि हम आज की तारीख में डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कहते हैं। ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू यूआरएल, जो कि हमारा वेबसाइट एड्रेस होता है उसी के बराबर होता है, तो वो हमको देना है। प्लस इन्होंने जो कहा स्कोपस, यूजीसी केयर, वेब ऑफ साइंस या अदर की अगर बात करूं तो दोज आर फ्रॉम लाइफ साइंस, दे नो इट, बहुत अच्छा है। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज है, सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस के कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स आते हैं, करंट कंटेंट है उसके अंदर होना चाहिए। बुक, चैप्टर और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स जो है उसका हमको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके लिंक देना है। प्लस आईएसबीएन नंबर आप चेक कर लें कि बुक है या बुक के अंदर चैप्टर है तो उसका आईएसबीएन प्रॉपर है। दैट कैन बी चेक फ्रॉम द राजा राम मोहन लाइब्रेरी, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें आप अगर अपना आईएसबीएन नंबर डालते हैं तो वो लिस्ट हो जाता है कि वो वहाँ पे लिस्टेड है या नहीं। एक चीज जो यहाँ विशेष ध्यान देने की है, या जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, यदि किसी कॉलेज की 2 फैकल्टी ने मिलकर किसी पुस्तक को लिखा है या किसी पेपर को लिखा है तो वो एक ही काउंट होगा, वो 2 काउंट नहीं होंगे। सपोज कि सुनील दत्त शुक्ला और सुनील दत्त शुक्ला के साथ में कोई एक्स फैकल्टी है, उन्होंने एक पेपर और लिखा है, वही पेपर लिखा है, तो वो सिर्फ एक ही काउंट होगा, दोनों के लिए काउंट नहीं होगा, बिकॉज की स्टूडेंट्स है।
दूसरी चीज जो आज की तारीख में नेक एड्रेस करता है कि उसके ऊपर उसी इंस्टीट्यूट का एड्रेस होना चाहिए जिस इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे हैं। कि सपोज अगर आज मैं गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज में काम कर रहा हूँ तो मेरे पेपर पे एड्रेस भी जो है वो गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं और का एड्रेस उसके साथ में हो। तो वो जो आप एड्रेस देते हैं हम जनरल के अंदर या पेपर के अंदर, तो वो एड्रेस हमारे कॉलेज का हो, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर हम नहीं देते तो वो एंटरटेन नहीं करता है। उसके बाद 6 क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो स्टूडेंट कंप्यूटर रेशो, हमारे कॉलेज में कितने कंप्यूटर हैं और कितने स्टूडेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का हम आंसर दे चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सो उसके साथ में रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर्स की संख्या है वो सिर्फ संख्या जो स्टूडेंट यूज के लिए जितने कंप्यूटर्स आवश्यक है या जितने उपलब्ध हैं, आवश्यक नहीं कहूंगा, उपलब्ध हैं, उन्हीं को लिखना है। ऑफिस में या कहीं और अगर है तो उसको हम नहीं लेना है। 50:1 का रेशियो है तो 0 मिलेगा। 30:1 से लेके 50:1 का है तो 1 नंबर मिलता है। और 30:1 का रेशियो है अर्थात 30 बच्चों पे एक कंप्यूटर है तो 2 नंबर हमको मिलते हैं। तो ये संख्या जो है जो स्टूडेंट यूज की है, इसमें हमको क्या देना है, हमको देना है बिल्स ऑफ परचेज ऑफ कंप्यूटर्स। नए कॉलेजेस हैं तो उनको इस चीज में बहुत आसानी है, उनके बिल्स बहुत क्यूरेटेड हैं। पुराने कॉलेजेस के साथ में थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि पुराने कॉलेजेस में थोड़ी सी फाइल्स पुरानी हो जाती है, बिल्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो प्लस उनके साथ में जो हमारे स्टॉक रजिस्टर में एंट्री कर रखी है वो अवेलेबल होगी और वो स्टॉक एंट्री जो है वो हाईलाइट होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक एंट्री है वो हाईलाइटेड है 6 कंप्यूटर की। तो वो ऑफिस में, प्रिंसिपल चैम्बर में या फैकल्टी के द्वारा या एकेडमिक सेक्शन में या एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई कंप्यूटर है तो उन कंप्यूटर्स को हमको नहीं जोड़ना है। यहाँ पे हमको सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर्स को देना है जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के काम में आ रहे हैं। फिर उसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो हमारी इंटरनेट फैसिलिटी, आईसीटी फैसिलिटी के साथ में जुड़ा हुआ है कि हमारे कॉलेज में जितने क्लासरूम है उनमें से कितने क्लासरूम या सेमिनार हॉल में जो है वो आईसीटी फैसिलिटी है। आईसीटी फैसिलिटीज में आपका स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, आपका प्रोजेक्टर है, आपका वाईफाई है, अगर ई पोडियम लगा हुआ है तो वो चीजें हैं, या किसी क्लासरूम में हमने टेलीविजन डिस्प्ले के लिए लगा रखा है तो वो सारी चीजें हो सकती है। तो वो आईसीटी फैसिलिटी वाले क्लासरूम और सेमिनार हॉल हमको करने। यदि एक भी नहीं है तो 0 मिलता है, 1 से 10 है तो हमको 1 नंबर मिलता है और 10 से अधिक है तो हमको यहाँ पे 2 नंबर मिलते हैं। ये सारा प्रतिशत में है, 1 से 10% है और 10% से अधिक है, अर्थात किसी कॉलेज में 10 कमरे हैं और एक कमरे में भी आईसीटी फैसिलिटीज है तो दे आर एलिजिबल टू स्कोर 1 मार्क। और 2 में है या 3 में है तो उसी हिसाब से 10 कमरे हैं तो दूसरे 2 कमरों में होगा तो 2 मार्क्स हमको मिल जाएंगे। सो दिस इज नॉट अ बिग टास्क जिसको कि हम नहीं कर सकते अचीव किया जा सकता है। क्या देना है हमको इसमें, जियोटैग फोटोग्राफ्स देने हैं आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम के, सेमिनार हॉल्स के विद कैप्शन अर्थात उसका रूम नंबर प्लस जियोटैगिंग उसकी हमको करनी है। जियोटैगिंग कैसे करनी है उसकी बात मैं बाद में करूंगा। सेमिनार हॉल देना है विद कैप्शन कंसीडर करना। और यहाँ पे सिर्फ हमको एक चीज ध्यान रखनी कि यदि कोई लैब है या वर्कशॉप है हमारा तो उसको हमको इसमें नहीं देना है, क्योंकि लैब और वर्कशॉप जो है वो NAAC के द्वारा मना है कि उनके अंदर जो कंप्यूटिंग फैसिलिटीज है या आईसीटी फैसिलिटीज है वो उसको कंसीडर नहीं करते। ओनली द क्लासरूम्स एंड सेमिनार्स हॉल आर कंसीडर्ड ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल इंटरनेट बैंडविड्थ देनी है। 3 MBPS से कम की स्पीड है तो 0 मार्क्स है, 3 से 10 MBPS की स्पीड है तो 1 नंबर आता है और 10 MBPS से ऊपर की स्पीड है तो 2 मार्क्स देता है। यहाँ एक एडवांटेज हमको NAAC ने प्रदान किया है कि यदि हमारे पास पोर्टेबल डिवाइस की है, अर्थात जो आज की तारीख में हमारे पास जियो के हॉटस्पॉट के लिए आते हैं या एयरटेल का हॉटस्पॉट का आता है तो वो हम बता सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ उन्होंने एक ही चीज कही है कि वो जो है उसकी बिलिंग जो है वो कॉलेज के नाम से होनी चाहिए और उसके साथ में उसके बिल के ऊपर उसकी कितनी स्पीड अवेलेबल है या कितनी स्पीड वो प्रोवाइड करता है वो हम उसके अंदर बिल के ऊपर मेंशन होना चाहिए। तो एक तो बिल कॉलेज के नाम का होना चाहिए, अर्थात प्रीपेड कनेक्शन जो है वो नहीं चलते, पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए। और दूसरा स्नैपशॉट जो है स्पीड टेस्ट का या वाईफाई या इंटरनेट फैसिलिटी का वो कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि कई सारी वेबसाइट उपलब्ध कराती है इस तरीके की सर्विसेज, वो मान्य नहीं है। तो बिल हमको चाहिएगा। अगर ब्रॉडबैंड है, अगर हमारे पास लीज लाइन है या फाइबर ऑप्टिक्स है तो बहुत अच्छा है, उसके बिल चाहिएंगे हमको, वो अपलोड करने रहेंगे। और अगर वो उसके साथ अलावा अगर हमारे पास पोर्टेबल डिवाइस है तो पोर्टेबल डिवाइस भी अब NAAC जो है वो अलाउ कर रहा है कि दीज आर आल्सो इक्वली गुड जिनको कि, लेकिन बस उसकी बिलिंग जो है वो कॉलेज के नाम पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ तो हमारे पास कितनी कल्चरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम या कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो सारी। इसमें हमको
अगर हमने एक भी एक्टिविटी आयोजित नहीं की है तो 0 नंबर, 1 से 3 एक्टिविटीज आयोजित की है तो 1 नंबर, और 3 से अधिक की है तो 2 नंबर प्राप्त होता है। यहाँ पे हमको रिपोर्ट देनी है प्रोग्राम की, अलॉन्ग विद जियोटैग फोटोग्राफ देनी है, सर्कुलर ब्रोशर जो कि जो समय समय पे हम नोटिस निकालते हैं इनके लिए, वो हमको इसके साथ में देने पड़ेंगे। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर सिग्नेचर लिस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, सिग्नेचर लिस्ट स्टूडेंट्स की जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो, प्लस एक चीज और NAAC कहता है कि ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें हमारे कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो वैलिड नहीं। अर्थात अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम कराया है, कोई कंपटीशन कराया है और उस कंपटीशन में हमारे खुद के स्वयं के कॉलेजेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो कृपया ऐसो को अवॉइड करें, ऐसो को हम यूज ना करें। आखिरी क्वेश्चन पे आता है, जहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओरिएंटेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स अगर इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किए हैं, अर्थात फैकल्टी के लिए जो ऑर्गेनाइज किए हैं वो सारी चीजें इसके साथ में है। रिफ्रेशर कोर्स चूंकि हम ऑर्गेनाइज नहीं करते, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जिन कॉलेज ने नहीं कराया वो पढ़ सकते हैं। और आज की तारीख में हमारे पास ऑनलाइन मोड बहुत अच्छा है जिसके अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जितने भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो UGC की गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए अगर वो है, और इसका रिपोर्ट्स, इसकी मेंशन एनुअल रिपोर्ट में इसका मेंशन होना चाहिए, प्लस कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया। प्लस एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरीके का कोर्स करा रहे हैं या कराया है तो उसके सर्टिफिकेट जो है वो जरूर इश्यू करें, बिकॉज की NAAC द्वारा इस तरीके के सर्टिफिकेट्स मांगे जा सकते हैं। उसके लिए हमको इसके लिए डेटा टेम्पलेट दे रखा है जिसमें टाइटल ऑफ द प्रोग्राम है, ड्यूरेशन कितने समय से कितने समय के बीच में कराया। यदि यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो 0 जब आता है जब हमने एक भी कोर्स नहीं कराया। 1 से 3 की अगर हम बात करें, 1 से 3 अगर हमने कोर्स कराए तो 1 नंबर आता है, और 3 या 3 से अधिक कोर्स कराए तो 2 नंबर हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कॉलेजेस अभी जाना चाहते हैं, अभी भी हमारे पास समय है, हम लोग इन कोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम 2 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब कुछ जो SOP की गाइडलाइंस है उनके बारे में बात करूंगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइन बाय द कंसर्न अथॉरिटीज, और हमारे लिए यहाँ पे प्रिंसिपल है और मेंबर ऑफ कमिटी, वो ओरिजिनल पे साइन करें और उसको स्कैन करें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सिग्नेचर और सील को हमको स्कैन करके नहीं रखना है, पहले साइन कराना है, सिग्नेचर करना है और उसको स्कैन करके अप्रूव करना। दूसरा, डेटा अपलोडिंग के लिए NAAC के द्वारा जो है वो 5 MB का स्पेस दिया जाता है। प्रैक्टिकली हमने महसूस किया कि 6 MB का स्पेस, वहाँ पे 6 MB का स्पेस मिलता है। यदि आपका डॉक्यूमेंट 6 MB से बड़ा है तो उस डॉक्यूमेंट को आपको अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे होस्ट करना है, ना कि आप उसको गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, अमेजन क्लाउड या किसी और थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज पे होस्ट करें, बिकॉज की ऐसा करने से NAAC मना करता है। वो कहते हैं कि डेटा ब्रीच हो सकता है, अर्थात आपका डेटा चोरी हो सकता है, कोई इसको पलट भी सकता है। आप अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ही होस्ट करें और सबको जो वेब पेज मिला हुआ है हमारे पास, ये जो स्पेस मिला हुआ है उस पर हम होस्ट कर सकते हैं, अगर वो 5 या 6 MB से बड़ा डेटा है। तो छोटा है तो डायरेक्ट आप NAAC की वेबसाइट पे पोस्ट करें। दूसरा, जो भी SOP हमको वहां दिया हुआ है उसको हमको पढ़ना है। दूसरा, यदि अगर हमारे पास किसी कारण से कोई गलत डेटा अपलोड हो गया या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो उसका चेंज परमिसिबल नहीं है। अगर हम NAAC को लिखेंगे कि हमको डॉक्यूमेंट चेंज करने दो तो वो परमिशन नहीं है। लेकिन उसका एक कोड जो मुझे समझ में आता है कि अगर गलती से हमने गलत डेटा अपलोड कर दिया तो एट द टाइम ऑफ DVV वेरिफिकेशन हम उसके अंदर क्लैरिफिकेशन में लिखते हैं कि ये इस क्राइटेरिया से बिलोंग करता है और ये डेटा यहाँ पे यूज किया जाए। दैट इज द थिंग व्हिच वी कैन डू एट द मैक्स। उसके अलावा हमारे पास नहीं कर सकते, क्योंकि DVV के दौरान हमको ये मौका मिलता है। तीसरी, और जो एक चीज और जो NAAC कहता है कि ये यदि रीजनल लैंग्वेज, राजस्थान के साथ में ये इशू सामान्यतः नहीं आता, बिकॉज कि हमारे यहाँ जो सामान्यतः पत्राचार होता है वो हिंदी भाषा में होता है, तो वो रीजनल लैंग्वेज में है तो उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और उस केस में हमको रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश का ट्रांसलेशन दोनों लगेगा। कई बार ऐसा भी महसूस किया गया है कि NAAC के द्वारा हिंदी वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी ट्रांसलेशन मांगा गया है, तो आप उसको ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट करने के साथ में आप उसमें बिल्कुल लिखें कि ये इस डॉक्यूमेंट का इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है, और ओरिजिनल हिंदी वाला डॉक्यूमेंट और जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है दोनों को प्रिंसिपल से वेरीफाई करा के अपलोड करें। वो करना हमको जरूरी है। अब जो लास्ट स्लाइड है उस लास्ट स्लाइड में मैं बात करूंगा कि जियो टैगिंग कैसे करनी। हमारे पास जितने भी आज की तारीख में ऑलमोस्ट एवरीबडी कैरी है स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन जो है आज की तारीख में बहुत सारे डिवाइसेस को उसने ऑब्सोलीट कर दिया है। स्पेशली मैं कहूँ तो कैमरा को ऑब्सोलीट कर दिया है। तो स्मार्टफोन जितने हैं हमारे, उन सब में अगर हमने अपने कैमरा को लोकेशन एक्सेस दे दिया तो उसमें जियो टैगिंग अपने आप हो जाती है।
but that is normally not visible on the photographs. तो उसको विजिबल करने के लिए देयर आर सेवरल एप्स अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर या गूगल स्टोर का, जो गूगल का एंड्रॉइड फोन जो यूज करते हैं प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उनको हम डाउनलोड कर लें। और वो जो डाउनलोड करेंगे और उसके थ्रू फोटोग्राफ करेंगे तो वो जो है वो उस फोटोग्राफ के ऊपर उस इंफॉर्मेशन को पेस्ट कर देते हैं, जिसको कि हम जियो स्टैंपिंग कहते हैं। और वो जियो स्टैंपिंग और जियो टैगिंग एप्स जो है उसको कर सकते हैं। बिना जियो टैगिंग ऐप किए हुए या जियो स्टैंपिंग ऐप किए हुए आप कभी भी डेटा को ट्रांसफर ना करें व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, बिकॉज कि जब भी आप उसको ट्रांसफर करेंगे जियो स्टैंपिंग या जियो के बिना, तो जितनी भी उसके ऊपर जियो लोकेशन जो है वो सारी यूज हो जाती है, हम उस सारी चीज को खो देते हैं। तो प्लीज जब भी आप उसको करें तो उसको हम जियो स्टैंपिंग या जियो टैगिंग करके करें। यही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और जितने क्वेश्चन आंसर्स की बात है या जो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे या जितनी हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे वो जैसा श्रुति जी ने बताया कि हम उसके बात करेंगे कि जब हमको सारा सेशन हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे। श्रुति जी प्लीज। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत विस्तार से आपने सारे जितने हमारे क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो 10 हैं और उनसे संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर सकते हैं, क्या उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्या क्या समस्याएं नॉर्मली आती हैं डीवीवी में, इस सब के बारे में आपने इतना विस्तार से बताया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे महाविद्यालयों को इससे काफी मदद मिली होगी। थोड़ा सा मैं एक कहना चाहूंगी, हम एज ए टीचर हम अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं कि कोई सवाल है तो पूछो, और बच्चे यदि सवाल नहीं पूछते तो एज ए टीचर मैं अपने लिए कह रही हूँ कि मैं ये नहीं मानती हूँ कि बच्चों को सब समझ में आ गया है। मैं ये मानती हूँ कि बच्चों ने पढ़ाई करी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई सवाल आया नहीं है सिवाय एक जीएलसी कोटा से। सिर्फ एक सवाल आया है सर का, रफली पौन घंटे का, आधे से पौन घंटे का सर का प्रेजेंटेशन था और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में सर ने बताया है। मतलब कोशिश करिए सवाल अभी पूछ लें, बाद में एक एक करके फोन पे पूछेंगे तो सबको ही थोड़ी सी ज्यादा समस्या भी होती है। और मतलब मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी आप पूछेंगे तो हो सकता है, कुछ होते हैं ना जैसे हिम्मत नहीं हो रही पूछने की, तो आप एक सवाल पूछेंगे तो बचे हुए ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज सवाल पूछने में झिझकिए मत। मैंने पहले भी कहा था कि मतलब, और अगर आपके मन में कोई सवाल ही नहीं आ रहे हैं तो फिर मतलब थोड़ा हमारे अपने पढ़ाने पे हमें डाउट हो रहा है कि शायद या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं हमारी चीजों को। तो थोड़ा सा ध्यान से सुने। और चलिए, आया एक और सवाल आया, हम सारा एंड में टेकअप करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो अभी थैंक यू सुनील सर। और मैं अब दिव्या मैम से अनुरोध करूंगी कि वो जो हमारे 15 क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं, उन क्वालिटेटिव क्वेश्चंस में चूंकि हर सवाल में हमें 100 से 300 शब्दों में लिखा जाना है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे डील किया जाए और किस तरह से अपने कॉलेज का, अपने फैकल्टी का, अपने स्टूडेंट्स का कितना बेहतर तरीके से हम आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक्टिविटीज हमारे यहाँ सारी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा, काम हमारे यहाँ वाकई में सब कुछ हो रहा है। बस मुद्दा इतना ही है कि हम उसका एक जो बहुत नियमित डॉक्यूमेंटेशन है वो हम नहीं करते और बहुत अच्छे तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये इन जनरल राजस्थान के सभी राजकीय महाविद्यालयों की प्रॉब्लम है। तो दिव्या मैम आपको बताएंगी कि इसको कैसे डील किया जाए। यदि आपके यहाँ पर अभी तक उस तरह से कोई काम नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप आज से ही प्रारंभ करें। अब कार्य उस दिशा में प्रारंभ करना, अब आप शुरू करें, अब आप उस कार्य को करना। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर दिव्या जोशी, शी इज फ्रॉम गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। ये इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया था, लगातार 3 बार ए ग्रेड मिला है डूंगर कॉलेज बीकानेर को। एंड शी हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टीम जो इस पूरे कार्य को अंजाम तक ले गई। तो डॉक्टर दिव्या जोशी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज जितने भी हमारे क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं इनके बारे में आप, हमारे आज करीब 84-85 कॉलेजेस हमसे जुड़े हुए हैं, तो इन सब का आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। दिव्या मैम। थैंक यू सो मच श्रुति मैम। सभी को नमस्कार। जैसा श्रुति मैम ने बता दिया है कि क्योंकि सुनील सर क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं
और अब क्योंकि बात क्वालिटी की आती है या क्वालिटेटिव की आती है, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस में हमें 100 या 300 शब्दों में कुछ लिखना है, तो अगर हम उसको नहीं लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें लिखने को कुछ नहीं है, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें लिख करके जब हमें अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, उस बात को प्रूव करने के लिए, ये कहने के लिए कि हमने ये काम किया है, तो वहां थोड़ा सा इसलिए ट्रिकी हो जाता है क्योंकि उस बात को प्रूव करने का जिम्मा भी हम पर है। जो क्वालिटेटिव क्वेश्चन में हमने कह दिया कि हम इस तरह के कुछ मेथड्स काम में ले रहे हैं या इस तरह के कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको वैलिडेट कराने का या वेरीफाई कराने का जिम्मा भी हम पर आ जाता है। एक सेकेंड बात, अपनी बात शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां पैक की बात हो रही है, जैसा श्रुति मैम ने भी बताया कि पैक अभी लॉन्च नहीं हुआ है, और ये एक तरह से हम इसको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी या गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। जो नए कॉलेजेस हैं या जो थोड़े से पुराने भी हैं और जो 5 साल वाले प्रोसेस में जाना चाहते हैं या टेम्पररी में जाना चाहते हैं, उन दोनों के लिए इसलिए अपॉर्चुनिटी है कि एक तो हम ये समझ जाएं नैक एक्चुअली इवैल्यूएशन जो करवा रहा है, एक्रेडिटेशन का जो प्रोसेस है, उससे हमसे क्या उम्मीद कर रहा है और हमें ग्रेड्स या इवैल्यूएशन के आधार पर हमारी स्टैंडिंग किस आधार पर दी जा रही है। और इसके लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि नैक सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है। नैक इज अ नेशनल एक्टिविटी और सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस that adheres to all the institutions, higher education institutes at the national level. नेशनल लेवल पे जब हमें कॉम्पीट करना है, दूसरे राज्यों से करना है, अपने राज्य में ही अपने आसपास के जो दूसरे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ जब हमें कॉम्पीट करना है, तो हमें ऑफ कोर्स अपने लेवल को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। उस लेवल को हमें उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा जो कि नेशनल है। और क्योंकि नैक ने जो ये पूरा डिजाइन किया है असेसमेंट की प्रक्रिया को, ये बहुत ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के किया है। आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसका एक बहुत वो बाद में आई है, बट फिर भी उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इवैल्यूएशन के दौरान ध्यान में रख सकते थे। बहुत छोटी सी बात के साथ अपनी बात शुरू करूंगी कि पैक को सबसे पहले तो हम एक प्री नैक अपॉर्चुनिटी की तरह तो देखें। इसके अलावा एटलीस्ट आज ही से हम जितने भी नैक का जो विजन है, नैक किस लिए असेसमेंट करवा रहा है और नैक की वोकैबुलरी क्या है। यहाँ वोकैबुलरी से मेरा मतलब है, जैसे सुनील सर बात कर रहे थे जियो टैग फोटोज की, सुनील सर ने ये कहा कि हमें प्रोजेक्ट वर्क्स की बात कर रहे हैं, कुछ चीजों में प्रोग्राम्स हैं, जैसे कोर्सेज हैं, जैसे नैक की जो ग्लॉसरी है या वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी भिन्न है जो हम यूजुअली राजस्थान में या सुनते आए हैं या एक्सेप्ट या अडॉप्ट करते आए हैं। तो सबसे पहले तो हमें नैक की एक तरह से रिसर्च करके, उसके मैनुअल्स को पढ़ के, उसकी वेबसाइट पर जाकर उसकी ग्लॉसरी से और वोकैबुलरी से अपने आप को फेमिलियराइज करना है। क्योंकि इसलिए करना है, वो जो काम हम अपने क्वालिटेटिव आंसर्स में लिखेंगे कि हम ये करते हैं, वो सबको जब हम वोकैबुलरी समझ करके प्रेजेंट करेंगे तो हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, और हमारा जो वैलिडेशन के टाइम पर हमारे पास में क्वेश्चन और वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमारे पास में प्रॉपर लॉजिक होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। क्योंकि एक शब्द में अगर इस पूरी प्रक्रिया को या नैक के एसएसआर को या पैक के कोई भी इवैल्यूएशन प्रोसेस को अगर हम समराइज करते हैं, तो सारा का सारा फोकस जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन पर है। अब स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं, जो 15 सवाल क्वालिटेटिव के हैं या जो पीछे 10 सवाल भी क्वांटिटेटिव के गए, वो सब भी इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कॉलेज के पास, इंस्टीट्यूशन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर्स किस तरह से ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, अपने जितना भी हमारे बस में है रिसोर्सेज हैं, उसका हम मैक्सिमम यूज करके संस्था को किस ग्रेडिंग तक ले जा रहे हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने का तो समय आ ही गया है और हमें करना ही चाहिए अगर हम पैक के लिए आज से और अभी से इसी वक्त से सोच रहे हैं।
अब जहां तक बात क्वालिटेटिव क्वेश्चन की है, ऑफ कोर्स क्वालिटी वर्ड जुड़ा है, तो नैक क्वालिटी कल्चर डेवलप कैसे हुआ है संस्था में, और क्वालिटी कल्चर के क्या मापदंड हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, और उन क्वालिटी कल्चर्स पर संस्थान कितना खरा उतर रहा है, इसको इवैल्यूएट कर रहा है। और ज्यादा फोकस नैक का इन सब प्रश्नों में इस बात पर है कि आप कुछ ऐसा संस्थान में क्या यूनिक कर रहे हैं, क्या डिस्टिंक्टिव कर रहे हैं, जो औरों को भी फायदा दे रहा है, और स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली होलिस्टिक एजुकेशन का फायदा मिल रहा है। होलिस्टिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो नैक के विजन में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ओवरऑल एजुकेशन, बच्चा हर तरह से सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, मॉरल, सब तरह की, टेक्निकल, फिजिकल, इस तरह की एजुकेशन में माहिर हो सके। और दूसरी बात ये भी है कि पैक जैसी ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आज ही से इस बात का संकेत भी है और एक तरह से गेयरिंग अप भी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना स्टार्ट कर दें। और क्योंकि उसकी प्रक्रिया हमें आज से ही मालूम है, तो हमें पता है कि अब जब भी हम कोई एक्टिविटी कराएंगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन हम किस तरह से बनाकर रखेंगे, जिससे हम जहां जहां भी हमें वैलिडेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, हम उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अपनी बात को सही साबित कर पाएंगे। और जो हमारे पास है और क्या होना चाहिए, इसके बीच के फर्क को मिटाते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे आती हूं मैं। क्वालिटेटिव मैट्रिक्स या क्वालिटेटिव पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लर्निंग लेवल से रिलेटेड है। ये नैक जानना चाह रहा है कि एडमिशन के बाद जब बच्चा हमारे साथ जुड़ जाता है, एडमिट हो जाता है हमारे संस्थान में, तो हम कॉलेज के लेवल पर क्या प्रयास करते हैं उसके लर्निंग लेवल को एसेस करने के लिए। अब देखिए, लर्निंग लेवल को एसेस करने का जो हम यूजुअली जो तरीका जो हम अब तक करते आए हैं, वो कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि जब हम एडमिशन फॉर्म भरवाते हैं तो हमें पता है कि ये बच्चा 85% वाला है, ये 40 वाला है और ये 50 वाला है, और हमें मालूम है कि वो मेरिट में कहाँ स्टैंड कर रहा है। वो लर्निंग लेवल असेसमेंट तो एक तरफ हुआ। उसके अलावा उस बच्चे ने अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी में एडमिशन लिया है तो क्या सोच कर लिया है, उसका खुद का अपना सपना क्या है, उसका अपना गोल क्या है, और हम उस गोल में की प्राप्ति में या उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में उसके साथ उसका क्या रोल निभा सकते हैं, बेसिकली नैक ये जानना चाह रहा है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन का ही जो सेकेंड पार्ट है कि क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप आ रहा है, टारगेट ग्रुप या स्टूडेंट लर्नर्स जो आ रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, गांवों से आते हैं, रूरल अर्बन का क्लैश है, मीडियम्स का क्लैश है, कल्चरल क्लैशेस बहुत सारे हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं। तो ऐसे सब बच्चे, जेंडर का भी है, कास्ट का भी है, ऐसे सब बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं। कोई बच्चा किसी बात को किसी तरह से समझता है और कोई बच्चा किसी और एग्जाम्पल से उसी सेम बात को समझता है। एज अ टीचर ऑफ कोर्स हम जब क्लास में पढ़ाने खड़े होते हैं तो हम हर बच्चे के डिफरेंशियल नीड्स को केटर करते हैं, क्योंकि हम टीचर हैं। मैं भी जानती हूँ कि जब हम देखते हैं बच्चे की आंख में और उसको नहीं समझ में आ रहा होता है तो हम अपनी बात को थोड़ा सा टर्न करके, भाषा बदलाव करके उसको समझाने का प्रयास करते हैं। बट अब क्या है, क्योंकि पैक की प्रक्रिया में नैक चाह रहा है कि हम इन सब चीजों को डॉक्यूमेंट करके बताएं कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं क्लासरूम में भी या क्लासरूम के बाहर भी, जो बच्चे की नीड्स को भी एड्रेस कर रहा है, उसके लेवल को भी पहचान रहा है। जो इसके बुलेटेड पॉइंट्स में जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी समझ से, अपनी समझ से मेरे को अगर इस प्रश्न को आंसर करना होता तो शायद मैं इस तरह से इसका जवाब देती, जिसमें सबसे पहला ये है कि हम सेशन के शुरुआत में फर्स्ट डे पर बच्चों का इंडक्शन करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम। अगेन, इंडक्शन प्रोग्राम्स प्रोफेशनल कोर्सेज का तो बहुत रेगुलर और मैंडेटरी पार्ट होता है, बट हमारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस में इस तरह की कोई परंपरा नहीं होती है, ज्यादा ओरिएंटेशन की भी ज्यादा परंपरा नहीं है, बट हम ये परंपरा शुरू कर सकते हैं। उस इंडक्शन प्रोग्राम में हम प्राचार्य, ऑफ कोर्स हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होने के नाते, और कोई भी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स बच्चों से बात कर सकते हैं। सभी बच्चों को, सभी कोर्सेज के बच्चों को एक मंच पे लाके उनको अपने संस्था के बारे में बता सकते हैं। हमारी संस्था की जो कोर वैल्यूज हैं कि हम किस चीज में बिलीव करते हैं और हमारी संस्था की क्या स्पेशल फीचर्स हैं, हमारी इस संस्था में या इस कैंपस में
हम क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट, कोर वैल्यूज, ये सब चीजें जब हम 5 साल वाले उसमें जाएंगे प्रोसेस में, एक्रेडिएशन वाले में, तो हमें जरूरत पड़ेगी। नैक पूछेगा आपसे कि आपने कोर वैल्यूज को डिस्प्ले किया है क्या। तो हम अभी से इस परंपरा की या इस कल्चर की शुरुआत करें कि हमारा अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट छोटा सा ही हो, हम बनाएं कि यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, फर्नीचर से तोड़फोड़ अलाउड नहीं है, टीचर्स के साथ, फैकल्टी के साथ रेस्पेक्टफुल बिहेवियर करना है, या हमें रैगिंग अलाउड नहीं है इस कैंपस में, टोबैको अलाउड नहीं है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे डिसिप्लिन या कंडक्ट से रिलेटेड हो, हम फैकल्टी के लिए और बच्चों के लिए डिस्प्ले भी करें और ओरिएंटेशन के वक्त उनको बता सकते हैं। ये तो हो गया मतलब बताना। उसके बाद जब लर्निंग लेवल की बात आती है तो हम मेंटोरिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आयुक्तालय की तरफ से भी मेंटोरिंग शुरू हो चुका है और हमें पता है कि हम किसी ना किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के या क्लास के अगर मेंटोर हैं, तो हो सकता है वो बच्चा हमारे सब्जेक्ट का ना भी हो। कुछ साइंस के बच्चे भी ह्यूमैनिटीज वालों के साथ आ सकते हैं एज स्टूडेंट्स, हम उनके मेंटोर हो सकते हैं। उनकी मेंटोरिंग की प्रक्रिया ये है कि हम उनसे रेगुलरली बात करें, उनसे बहुत ही इंटरैक्टिव मोड में उनकी काउंसलिंग करें, जिसमें सोशियो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए, और हम उन्हें बताएं कि तुम इस माहौल में ये पढ़ाई करके आगे ये कर सकते हो। क्योंकि कई बार बच्चे अपनी नीड्स को या अपनी एस्पिरेशंस को डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मेंटोरिंग, और जैसा एएल और एसएल लिखा है, वही नैक वोकैबुलरी का प्रश्न आ गया कि नैक ने एएल और एसएल को बहुत आइडेंटिफाई किया है, एडवांस लर्नर्स एंड स्लो लर्नर्स। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे किसी और तरीके से सीखते हैं। अब इनका जो डिवीजन है वो भी हमारा, उनकी जो लिस्टिंग करनी है हमें, वो भी हमारी अपनी यूनिक प्रक्रिया हो सकती है। हम नंबरों के आधार पर कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट के आधार पर कर सकते हैं, हम किसी भी और इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उनकी लिस्ट बना के एक सेल भी गठित कर सकते हैं। अगेन ये मैं अपने इमेजिनेशन से ही बात कर रही हूँ, या मुझे अगर करना हो तो AQEC करके एक सेल बनाया जा सकता है, एकेडमिक क्वालिटी एनहांसमेंट सेल। हमने डूंगर कॉलेज में बनाया हुआ है कई सालों से, जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों की एकेडमिक एनहांसमेंट के बारे में काम करे। ऐसे सेल में कुछ ऐसे टीचर्स जो बच्चों के साथ रेगुलर काउंसलिंग करें। इसके अलावा डिफरेंशियल नीड्स की अगर हम बात करें तो क्लास टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, कैंप्स या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, कंप्यूटर के बारे में जानकारी वाली वर्कशॉप्स, या लर्निंग मेथोडोलॉजी को चेंज करते रहना, ये सब हमारे डिफरेंशियल नीड्स को केटर करने का एक तरीका हो सकता है, जिसको हम इस क्वेश्चन में लिखकर अपना एक प्रॉपर रिपोर्ट बना करके इसकी डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड से रिलेटेड है। अगेन टीचिंग लर्निंग पर ही बहुत ज्यादा फोकस है नैक का। क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर हम किस तरह की टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज को या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजीज को शेयर करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हमारे करिकुलम डिजाइन भी आ सकता है कि हम करिकुलम को इसी तरह से डिजाइन करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट से या लर्निंग एक्सपीरियंस एनहांस करने की दृष्टि से ही डिजाइन किया हुआ है। कुछ हमारे फंडामेंटल फाउंडेशनल कोर्सेज, जिसमें क्योंकि मैं भाषा की हूं तो भाषा की बात है तो हिंदी और अंग्रेजी और एनवायरमेंट या कंप्यूटर, इस तरह के कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन करिकुलम में इस बात का रिफ्लेक्शन होता है कि हम बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, जिससे जब वो पढ़ाई करके जॉब मार्केट में या रियल मार्केट में जाएं तो उन्हें किसी भी तरह की पर्सनालिटी डेवलपमेंट या भाषा को अलग से सीखने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा पार्टिसिपेशन बच्चों का क्लासरूम में, सेमिनार्स करना, सिंपोजियम करवाना, इवन रेगुलर क्लासरूम्स में भी अगर हम एक डे डिसाइड कर लेते हैं कि हमने सैटरडे को या मंडे को स्टूडेंट प्रेजेंटेशन का डे है, तो उस प्रेजेंटेशन वाले दिन हम बच्चों को असाइनमेंट देके उनका प्रेजेंटेशन करवा के, ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट जब हम अपलोड करने की बात करते हैं तो उसका रिकॉर्ड बनाना, डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। तो हम बच्चों की फोटो खींचें बोलते हुए, और उसका कैप्शन हम इस तरह से दे सकते हैं कि क्लासरूम सिंपोजियम ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक या असाइनमेंट जो हमने दिया है, दैट कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अवर स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग मेथड्स।
इसके अलावा हम बच्चों को लिखने के लिए मोटिवेट करें मैगजीन्स में या जर्नल्स में, और कहीं कहीं आसपास की कम्युनिटी में बच्चों के साथ एक छोटे मोटे ट्रिप्स करें, एक्सकर्शन या एजुकेशनल टूर्स एंड ट्रिप्स, वो भी इस स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स का पार्ट है। कॉलेज मैगजीन हम स्टार्ट कर सकते हैं, कॉलेज का न्यूज़लेटर स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो। लैब्स की जितनी एक्टिविटी है वो स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटी में आएगी। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। दो ऐसे विभाग मिल करके, साइंस और ह्यूमैनिटीज के या ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के, कुछ ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथोडोलॉजी का पार्ट हो सकता है, और इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो आईसीटी एनेबल्ड टूल्स से रिलेटेड है। हम क्या क्या आईसीटी एनेबल्ड टूल्स काम में लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगेन इट्स रिलेटेड टू टीचिंग ओनली। जैसे स्मार्ट क्लासरूम में हम जब पढ़ा रहे हैं या लैब्स में जब हमें उन्हें ले जा रहे हैं तो आईसीटी एनेबल्ड है। इसके अलावा कंप्यूटर पर अगर हम कुछ उन्हें सिखा रहे हैं या हम उन्हें ओपन रिसोर्सेस के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो इन सोर्सेज पर अवेलेबल हैं, ओपन रिसोर्सेज, ई रिसोर्सेज, पीजी पाठशाला, स्वयं प्रभा, एनपीटीईएल, इस तरह के जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ब्लेंडेड लर्निंग ऑफ कोर्स हम सब कर रहे हैं, कोविड के बाद तो हमने सबने किया है। जो हमने ऑनलाइन अपने वीडियोस को या ऑनलाइन टीचिंग को अपलोड किया है उसको प्लस हमारे जो नोट्स हैं उन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो भी आईसीटी एनेबल्ड टूल्स में शामिल हो सकता है। उसके अलावा जितना भी हमने ई प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो जो शेयर किया है बच्चों के साथ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारी लर्निंग एप्स अवेलेबल हैं, जैसे अंग्रेजी के लिए बहुत सारी लर्निंग एप्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जो मुझे ध्यान में है जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी कुछ एप्स डिजाइन की हुई हैं, उसका भी हम एक्सेस या नाम बच्चों को बता सकते हैं कि वो इन एप्स को एक्सेस करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो सोशियो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, जिसको नैक बड़े अपनी वोकैबुलरी में सोशियो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कहता है, क्योंकि अगेन उसके विजन के अकॉर्डिंगली वो ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक या करिकुलम टीचिंग तक अपने आप को सीमित ना रखें। हम एज टीचर्स, एज स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है या हम उस सामाजिक दायित्व में क्या भूमिका निभा रहे हैं, उस तरह की सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज जो भी हम कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया है, भगत सिंह जयंती सेलिब्रेट की है, या रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कोई कुछ बताया है या शेयर किया है, इसको हम किसी स्कूल में या किसी बाहर की संस्था के साथ मिलकर या एनएसएस के साथ मिलकर या अदर देन एनएसएस नॉन गवर्नमेंट एनजीओस के साथ मिलकर जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, जिसमें सामाजिक लोग भी शामिल हों, स्टेक होल्डर्स हों, दूसरे बच्चे हों, वो सब हमारे सोशल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस इनिशिएटिव्स हैं जो हम अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए लेते हैं। कुछ जैसे कॉलेजेस अपना यूट्यूब चैनल खुद का स्टार्ट कर सकते हैं या कर लिया होगा। एफएम कम्युनिटी रेडियो भी बहुत इजीली कॉलेजेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम वीक में एक दिन या मंथ में एक या दो बार कुछ ऐसी एक्सपर्ट टॉक्स करवा सकते हैं जो सामाजिक इश्यूज से हो रिलेटेड हो, और उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। वाटर अवेयरनेस, जल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, प्लांटेशन या ग्रीन प्रैक्टिसेस हमारी हैं, हेल्थ, हाइजीन, क्लीनलीनेस, इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, वोटर अवेयरनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं जो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करते हैं, वो बाद वाले में लिखें, ज्यादा बढ़िया है, यहाँ से यहाँ थोड़ा जगह खा जाएगा वो। करियर काउंसलिंग अगर हम अपने बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों की भी करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अगर गर्ल्स हैं और गर्ल्स कॉलेज नहीं आ रही हैं तो उनके पेरेंट्स से बात करके कुछ इस तरह की एक्टिविटीज को हम इस वाले क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी फैसिलिटीज से रिलेटेड है, इसलिए मैंने कोई आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे संस्थान के पास अवेलेबल है वो तो लिखना ही है, ऑफ कोर्स ये फैक्चुअल है, लेकिन लेबोरेटरीज और कंप्यूटर्स और क्लासरूम्स को लेकर तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट नहीं है, हम निर्भर हैं राज्य सरकार पर या कमिश्नरेट पर।
बट इसके अलावा योगा, गेम, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए हम कुछ ऐसे स्थान अपने कॉलेज में निर्धारित कर सकते हैं जहां पर हम योगा, गेम, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज को रेगुलर करवाते हैं। करवाते ही नहीं है, सिर्फ करवा कर उसका डॉक्यूमेंट तैयार करके हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। उसके अलावा जो छठा प्रश्न है वो रिलेटेड है लाइब्रेरी फैसिलिटीज के साथ से जुड़ा हुआ। तो लाइब्रेरी में भी वही लाइब्रेरी फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे जो ऑफ कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर लाइब्रेरी अभी तक नहीं है तो ऑफ कोर्स बनानी ही होगी देर सवेर, तो उसका ऑटोमेशन भी करना होगा। वहां पर कुछ ऐसी किताबें भी होंगी जो बहुत रेयर बुक्स होंगी, अगर पुरानी लाइब्रेरीज हैं, तो नई में तो नहीं होगा ऑफ कोर्स। कुछ जर्नल्स को भी हमें सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब लेटर ऑन पैक में तो अभी नहीं पूछा है, बट ग्रेजुअली जब हम उस प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे तो जर्नल्स के सब्सक्रिप्शन को भी नैक बहुत ज्यादा महत्व देता है। इनफ्लिबनेट ऑफ कोर्स हम सबको सरकार ने दे रखी है सुविधा, तो हम सब अपना आईडी बना करके और फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ई बुक्स तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी आजकल बहुत सारी डाउनलोड होती हैं, तो ई बुक्स को हम टीचर्स ही अपनी लाइब्रेरी के कंप्यूटर पर टीचर स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो हम अभी से तैयारी करके और फिर जब पैक की प्रक्रिया या पैक का फॉर्म जब हम भरने लगे तब तक कुछ एटलीस्ट हमारे पास डेटा हो जाए कहने के लिए कि हमने लाइब्रेरी के में ये सब कर लिया है। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव परस्यूट से रिलेटेड है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो परस्यूट्स हैं वो ऑफ कोर्स हमारा जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर ही ज्यादा फोकस है, क्योंकि वो संस्था के जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात कर रहा है। क्योंकि हर संस्था का जो अपना विजन मिशन जो हमारे वेब पेज पर या वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस विजन मिशन को ही ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम या इनिशिएटिव्स करें जो हमारे इस प्रश्न के आंसर में लिखे जाने लायक हों। जैसे एकेडमिक कैलेंडर आयुक्तालय की तरफ से तो आता ही है हमारे पास, उसके अलावा जो हम टाइम टेबल बनाते हैं वो हम अपना बनाते हैं। टाइम टेबल के अलावा भी जो हम वर्किंग डेज या सेलिब्रेशंस के डेज या बाकी चीजों का डेज का सेलिब्रेशन का एक कैलेंडर, इन हाउस कैलेंडर प्रॉपर बना करके डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट बनाकर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव परस्यूट में गिन सकते हैं। कॉलेज कमिटीज और वर्क डेलीगेशन प्राचार्य जो भी करते हैं हम सबको, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव परस्यूट्स का हिस्सा होता है। जितना भी हम इंफॉर्मेशन सपोर्ट देते हैं, चाहे वो बच्चों को हो चाहे फैकल्टी को हो, जिसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, MIS आता है, जिसमें चाहे ऑनलाइन MIS मतलब जितना भी हमारा काम जो उससे गवर्नेंस से हो रहा है। इसके अलावा बच्चों के लिए चाहे हम नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस ही रेगुलरली डिस्प्ले करते हैं या बच्चों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उससे सूचना देते हैं, वो सब भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव परस्यूट्स का ही हिस्सा होता है, बट हम उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा जब एकेडमिक परस्यूट्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी नैक की है जो अभी भी हमें अभी से शुरुआत करें और बाद तक चलेगी, वो है CO, PO और POS। कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। आउटकम का तो सिंपल मतलब है कि वो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, बट रिजल्ट के साथ साथ ये भी बात नैक कर रहा है या करते हैं हम यूजुअली सारे करिकुलम डिजाइन सिलेबस में लिखते हैं कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद बच्चा क्या करेगा। हमने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की या इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की या बहुत सारी ऐसी जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स है उसमें ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियरली डिफाइन किया होता है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें ये हासिल होगा। तो हमें यहाँ पर कोर्स को करने, कोर्स से मेरा मतलब है प्रोग्राम को करने के बाद बच्चा क्या कर पाएगा, BA करने के बाद बच्चे के पास क्या क्या एवेन्यूज या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, BSc करने के बाद अगर BSc बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में करेगा तो उसके पास क्या ऑप्शन है, और अगर BSc बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में करेगा तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह से कोर्स आउटकम, हर पेपर का आउटकम और हर पेपर स्पेसिफिक आउटकम जो कि स्पेशली PG क्लासेस में होता है, ऑप्शनल पेपर्स और स्पेसिफिक पेपर्स का आउटकम हम अपने वेब पेज पर और वेबसाइट पर मैंडेटरीली आज और अभी से ही डिस्प्ले कर दें, क्योंकि जो भी हमारे बच्चों के सिलेबस में के लिए हमने पढ़ाया है बच्चों को करिकुलम में, उसका डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्टिव या आउटकम होगा। उस आउटकम को हमने साल की शुरुआत में बच्चे को बताया और प्रोग्राम के एंड में बच्चा क्या करके निकलेगा
वो हमारी वेबसाइट पर प्रॉपर्ली डिस्प्ले नैक बाद में भी पूछेगा, मांगेगा। और अब अगर अभी से परंपरा होगी तो हमारे पास में 5 साल का कोर्स आउटकम भी तैयार रहेगा। अगर यूनिवर्सिटी ने बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यूनिवर्सिटी के करिकुलम में दे रखा है, नहीं है तो हम अपने लेवल पर एज टीचर्स भी उसको कर सकते हैं। और LMS जो होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी हमने पहले ICT एनेबल्ड टूल्स में भी बात की थी, ये भी सारा हमारा एकेडमिक परस्यूट्स का हिस्सा हो सकता है। कुछ बातें हम वहां पर लिख दें उस वाले प्रश्न में, और कुछ बातों को हम इस वाले प्रश्न के आंसर में लिख सकते हैं। 8th जो क्वेश्चन है वो लीडरशिप से रिलेटेड है कि कॉलेज का जो लीडरशिप है, ऑफ कोर्स हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या सीनियर फैकल्टी या सभी फैकल्टी मिलाकर, वो किस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में बिलीव करता है। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे कॉलेजेस में कमिटीज का गठन होता है, क्योंकि हम सेशन की शुरुआत में ही डिफरेंट कमिटीज बना देते हैं और वर्क डेलीगेशन कर देते हैं, जिसमें सारी फैकल्टी का पार्टिसिपेशन भी होता है और काम का डिसेंट्रलाइजेशन भी हो जाता है। इसके अलावा जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी, विकास समिति का पार्ट होते हैं, स्टेक होल्डर्स, टीचर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, और एल्यूमिनाई के अलावा जितने सामाजिक जनप्रतिनिधि होते हैं हमारी संस्था से जो जुड़े हुए हैं या जो मेंबर्स हैं, जो कि IQAC का भी 2 एक्सटर्नल मेंबर्स की तरह से दायित्व निभाते हैं, वो सब भी इस पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। तो उसको भी हम इस प्रश्न में लिख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पर्सपेक्टिव प्लान्स हैं, हम आने वाले 2 साल में, साल भर में, 5 साल में क्या सोच रहे हैं संस्था के लिए और क्या करने वाले हैं, वो सब हम इसमें शामिल कर सकते हैं। हाँ, जितनी भी हम एक्टिविटीज कॉलेज में कंडक्ट करते हैं, जितने ज्यादा हम एक्टिविटीज को इनिशिएटिव और क्रिएटिव होकर के क्लब्स का गठन करते हैं या कुछ डिफरेंट इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो सब हमारी डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस का पार्ट हो सकता है, जो कि हमारी लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करता है। 9th क्वेश्चन जो है, अगेन पहले वाले से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। IDP की बात कर रहे हैं यहाँ पर नैक, कि इंस्टीट्यूशन का अपना डेवलपमेंटल प्लान क्या है। अब अगर हम ये कहें कि हम सरकारी कॉलेज में पढ़ाते हैं और हमारा अपना कोई डेवलपमेंटल प्लान नहीं है, क्योंकि हम आयुक्तालय या राज्य सरकार से बंधे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। हम अपने लेवल पर भी अपना एक इंटरनल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बना भी सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अगेन रिलेटेड टू आवर ऑब्जेक्टिव्स, आवर इनिशिएटिव्स फॉर द इंस्टीट्यूशन, और हमारा इंस्टीट्यूशन को लेकर क्या विजन है, जिसमें अगेन जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मेरे अपने ही जो मुझे समझ में आए मैंने लिख दिया। कि जैसे हम जो एनुअल रिपोर्ट बनाए कॉलेज की, 1 साल कॉलेज को हो गया और हमने साल भर में क्या क्या गतिविधियां की, उस एनुअल रिपोर्ट को अगर हम डॉक्यूमेंट कर लें, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कर लें, जिसमें हमारा प्रिंसिपल का एक मैसेज भी हो, जो मैसेज हम वेब पेज पर भी देना चाहिए और देते हैं वेबसाइट पर हर साल के शुरू में, और उस मैसेज के साथ हम उस एनुअल रिपोर्ट की शुरुआत करें और सारे इवेंट्स का ब्यौरा दें, तो एक तरह से हमारी कॉलेज की हैंडबुक तैयार हो जाएगी। और ये हैंडबुक इस आज की दृष्टि से, पैक की दृष्टि से चाहे ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, क्योंकि इस प्रश्न में केवल 100 वर्ड्स में लिखकर हमें अपलोड तो हम कर ही सकते हैं। आने वाले 4 से 5 साल में जब हम फुल फ्लेजेड एक्रेडिटेशन के लिए जाएंगे नैक के लिए, तो हमारे पास एक हैंडबुक तैयार होने की एक परंपरा होती है, जिसको कि हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम SDP भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट एंड प्लानिंग भी कहते हैं, हैंडबुक भी कहते हैं, या और कुछ भी हम मैगजीन भी नाम दे सकते हैं, न्यूज़लेटर भी कह सकते हैं, व्हाटएवर। इसके अलावा IDP में कॉलेज से रिलेटेड मेंटेनेंस के जितने काम हैं, जैसे साल भर में अभी हमारे पास विजन है कि हमें 2 टॉयलेट्स या वॉशरूम्स का निर्माण करना है, 1 क्लासरूम का करना है, एफिलिएशन की परंपरा, एफिलिएशन को परमानेंट के लिए लिखना है अगर ज्यादा समय हो गया है, कुछ नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है। ये सब जो पर्सपेक्टिव प्लान्स है हमारे, वो हमारे IDP का हिस्सा होते हैं। 10th क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये IQAS से रिलेटेड है कि हमारे कॉलेज में एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम डेवलप किया हुआ है हमने, जिसको ऑफ कोर्स IQAC से ही जोड़कर देखा जा रहा है और देखना चाहिए हमें, क्योंकि IQAC का गठन, कल श्रुति मैम ने भी कहा कि मैंडेटरी ही है और हमें करना ही है। चाहे एक व्यक्ति है तो हमें स्टूडेंट नॉमिनी और गवर्नमेंट नॉमिनी और एक्सटर्नल मेंबर्स के साथ ही पूरा करना है, बट करना है।
तो वो क्वालिटी इनिशिएटिव्स जो IQAC गठित होने के बाद लेने वाला है, या हमारी अपनी एक इंटरनल कमिटी जो हमने आज बनाई है वो कॉलेज के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रही है या लेगी आगे साल भर में, और उन इनिशिएटिव्स को हमने लेकर के कितना इम्प्लीमेंट किया और क्या ड्यू रह गया या क्या बाकी रह गया, वो सारा एक पूरे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमारे पास होगा। तो हम इसमें अपलोड करने की स्थिति में आ जाएंगे, जिसमें अगेन क्वालिटी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कुछ तो बेसिक फैसिलिटीज की बात है, जैसे क्लासरूम्स, ऑफ कोर्स, वाटर फैसिलिटीज, फर्नीचर, बच्चों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बजटिंग और पैसे पर निर्भर है, हम अपने लेवल पर एज टीचर्स क्या कर सकते हैं, ग्रीन ऑडिटिंग का काम ले सकते हैं, सेंसिटाइजेशन का ऑफ कोर्स काम, जेंडर से रिलेटेड भी, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी, चाइल्ड या इक्वालिटी से रिलेटेड हम कर सकते हैं, हाइजीन, हेल्थ एक्सेट्रा का काम कर सकते हैं। एक प्लेसमेंट सेल का गठन जो बहुत अच्छे तरीके से हमारी एल्यूमनाई को टैप भी करे, उनसे बार बार संपर्क या साधे रखे, और उस एल्यूमनाई को इस बात के लिए प्रेरित करता रहे कि वो संस्था के लिए क्या मदद कर सकते हैं और क्या सुझाव है उनके, क्योंकि फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नैक की पूरी प्रक्रिया में, चाहे वो PAC हो चाहे नैक हो। फीडबैक अभी इन्होंने नहीं मांगा है, बट फीडबैक के आधार पर ही हम जो इनिशिएटिव्स लें उसमें कहीं कहीं इस बात का जिक्र आए कि हमारे पास स्टेक होल्डर्स का, स्टूडेंट काउंसिल का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का फीडबैक इन चीजों को लेकर आया, इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया और इस काम को इम्प्लीमेंट किया। 11वें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल एनहांसमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड है। थोड़ा सा जो थर्ड क्वेश्चन सुनील सर ने डिस्कस किया था उससे डिफरेंट है, क्योंकि कल 2 प्रश्न भी आए थे। वहां पर हम केवल बात कर रहे हैं सर्टिफिकेशन की, वहां जो सर्टिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। यहाँ जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे इंटरनल शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव्स हैं। जैसे अगर हमारे पास लैंग्वेज लैब है तो हम लैंग्वेज लैब में बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्या कोर्सेज करवा रहे हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज हो जरूरी नहीं है, बट 5 days, 3 days, 2 days, 1 day वर्कशॉप भी अगर हमने करवाई है वो इसका पार्ट हो सकती है। लाइफ स्किल्स, एक्सपर्ट टॉक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड अगर हमने एक भी करवाई है वो सब इसका हिस्सा होती है। योगा के जितने कैंप्स या योगा से रिलेटेड या हेल्थ हाइजीन या ICT से रिलेटेड किसी IT कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके हम कुछ ऐसी कंप्यूटर से रिलेटेड एक्टिविटी करवाते हैं या वर्कशॉप कराते हैं, वो सब इसका हिस्सा हो सकती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गवर्नमेंट की तरफ से RSLDC के जो कोर्सेज आते हैं हमारे कॉलेजेस में, वो सब इसका हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं। तो उन सबको हम ये कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स की तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 12वें क्वेश्चन में रिड्रेसल की बात की है, स्टूडेंट रिड्रेसल की, जिसमें ऑफ कोर्स सेक्सुअल हैरेसमेंट और रैगिंग केसेस की बात है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसी ग्रीवेंसेस भी होती हैं जो इन दोनों चीजों से रिलेटेड नहीं होती, कुछ एकेडमिक भी होती हैं, करिकुलम से रिलेटेड भी होती हैं, बच्चों की फैसिलिटीज से रिलेटेड होती हैं। वो सब भी हमारी इंटरनल ग्रीवेंस कमिटी जो हम गठित करते हैं, जो कि मैंडेटरी कमिटी होती है नैक की तरफ से, जैसे माइनॉरिटी सेल, SC/ST सेल, OBC सेल मैंडेटरी है, उसी तरह से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल भी मैंडेटरी कंडीशन है नैक की। लेटर ऑन हम अभी से इंटरनल ग्रीवेंस कमेटी का जो गठन करें, उसमें इस सब तरह की जो भी ज्ञापन या कंप्लेंट्स हमारे पास आए उनका हम डॉक्यूमेंटेशन करके उनके निस्तारण की प्रॉपर प्रक्रिया को करते हुए और उसके निस्तारण की प्रक्रिया तक ले जाकर के डॉक्यूमेंट तैयार करें, तो उसमें हम अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट का जो संपर्क पोर्टल है उस पर भी अगर हमारे संस्थान से रिलेटेड कोई ग्रीवेंस आया है और उसका निस्तारण हमने कर दिया है, नोडल अधिकारी ने कर दिया है, उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर कोई लीगल केसेस आए हैं, कोई लीगल सेल हमारे कॉलेज में गठित है और कोई RTI से रिलेटेड बात है या विशाखा से रिलेटेड है, ये सब ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में हम एट दिस मोमेंट पैक के कॉन्टेक्स्ट में तो एड्रेस कर ही सकते हैं और प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड ही है, बट सेंसिटाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड, कि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी हमारे खास करके 15 अगस्त और 26 जनवरी तो ऑफ कोर्स है ही, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेज की तरफ से हम अपना दायित्व निभाते हैं।
इसके अलावा संविधान दिवस है, या और भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर हमने कोई एक्सपर्ट टॉक करवाई है या नहीं करवाई है, तो हम एटलीस्ट पैक की, क्योंकि प्रक्रिया में आज से जुड़ने वाले हैं, तो आने वाले 3 महीने, साल भर, 6 महीने के अंदर हम 2, 4, 5 एक्टिविटीज करवा देंगे, तो हमारे पास अगेन एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा इस वाले आंसर में लिखने के लिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना भी काम है जो हम पर आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस की कैटेगरी में ही आता है, और नोटिस बोर्ड्स, सेलिब्रेशंस, कोटेशंस, ये सब कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम अपनी संस्थान में इनिशिएटिव की तरह से करके और इस आंसर का पार्ट बना सकते हैं। 14th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का है और बहुत ही इंडिविजुअल है। संस्थान का अपना प्रश्न है, अपना स्वॉट एनालिसिस है, संस्थान की अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और चैलेंजेस से रिलेटेड है। जैसा मैंने पहले कहा, जब नैक ने फर्स्ट क्वेश्चन की बात की, डिफरेंशियल नीड्स की, तो हर इंस्टीट्यूशन, हर कॉलेज की अपनी एक डिस्टिंक्टिव पहचान होती है। कोई कॉलेजेस बहुत ही रिमोट एरियाज में हैं, कुछ बहुत ही ट्राइबल बेल्ट्स में हैं, कुछ बहुत ही रूरल स्टूडेंट्स को ही केटर कर रहे हैं। तो ऐसे कॉलेजेस के पास बहुत चैलेंजेस हैं कि वो वहां के बच्चों को कैसे उस हायर एजुकेशन तक खींच के लाएं और फिर उनकी नीड्स को कैसे ध्यान में रखें। तो ये सब डिस्टिंक्टिव एरियाज हमारे अपने संस्थान के हम क्रिएटिवली सोचें और उससे अपनी परफॉर्मेंस को जोड़ते हुए अपने इस प्रश्न के आंसर में हम अपना लिख सकते हैं कि किस तरह से ये चैलेंजेस थे हमारे पास और ये डिस्टिंक्टिवनेस थी हमारी, जिसको हमने टेकअप किया और हमारी परफॉर्मेंस में इस बात को वो रिफ्लेक्ट भी होता है और दर्शाता भी है। अब वाइंड अप करने से पहले 2 बातें क्विकली करना चाहती हूँ। एक तो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे सुनील सर ने तो बता ही दिया है आपको क्वांटिटेटिव में हमें क्या क्या करना है, क्वालिटेटिव में भी हमें क्योंकि अपलोड करना है हर प्रश्न के जवाब में एक डॉक्यूमेंट। तो ये 2 ऊपर के जो डॉक्यूमेंट्स, तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो सुनील सर ने बताया, आपका एशिया सर्टिफिकेट, एफिलिएशन और सेल्फ डिक्लेरेशन तो होगा ही होगा। इसके अलावा क्वालिटेटिव में जहां भी हम रिपोर्ट अपलोड कर रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए ऑफिस ऑर्डर से। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल के नाम सर जो भी निकला ऑफिस ऑर्डर वो, उसके बाद हमने बच्चों के लिए जो नोटिस लगाया वो, हमने लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हर बार मेंटेन करना है, चाहे वो टीचर्स की लिस्ट हो और फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों की। हमने जो इनिशिएटिव लिया, मतलब जो इवेंट हमने करवाया, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिपोर्ट की तरह। उसके साथ जियोटैग फोटोग्राफ्स, जियोटैग फोटोग्राफ्स पीछे की अगर नहीं है तो आज से तो हम जियोटैग कर ही सकते हैं। पीछे वाली फोटोग्राफ्स को एटलीस्ट हम कैप्शन लगा सकते हैं, डेट लगा सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीडिया कवरेज, जो हम अखबार में हमारे लिए कोई न्यूज आई है और फोटो आई है, उसकी कटिंग, ये सब उस रिपोर्ट का हिस्सा बनाकर हम इस क्वालिटेटिव क्वेश्चन के आंसर में अपलोड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9 और 10 जो है वो भी ओवरलैपिंग ना हो क्वालिटेटिव से, इसलिए मैंने मेंशन किया है। जो एक्टिविटीज हम यहाँ लिखें और अगर वहां भी हमने कहीं लिख दिया है तो वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, सिमिलर एक्टिविटीज हो, क्योंकि पकड़ में ना आए कि हमने यहाँ कुछ और लिखा है वहां कुछ और लिख दिया है, इसका ध्यान हम रखें। एक बहुत और चीज का खास ध्यान हम रखें कि क्योंकि हम रिपोर्ट तो बनाएंगे ही आज से, बट हम अपने वेब पेज को या वेबसाइट को प्रतिदिन अपडेट करने का काम, जिस पर हमारी इवेंट की सूचना, कल हम जो करने वाले हैं उसकी सूचना, और हो गया है इवेंट उसके बाद की सूचना भी, और फीडबैक, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक फॉर्म का भी अपलोड करने का काम वेबसाइट पर हम आज ही से करें। 4 तरह के फीडबैक फॉर्म्स नैक मांगेगा बाद में, स्टूडेंट, एल्यूमनाई, स्टेक होल्डर्स और टीचर्स का। ऑनलाइन ही डिजाइन कर लें, क्योंकि आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है पैक के माध्यम से कि हम ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म को डेवलप कर लें। और लर्निंग आउटकम्स, जिसको मैंने सीओ, पीओ और पीओएस कहा था, लर्निंग आउटकम्स में रिजल्ट प्लस हमारे जो कोर्स आउटकम्स हैं उनका डिस्प्ले। तो ये कुछ बातें थी, बट फिर भी एक बात और लास्ट की कह के ही अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि पैक की प्रक्रिया हो चाहे नैक की प्रक्रिया हो, इट इज ऑल अबाउट इनिशिएशंस। हम खुद क्या इनिशिएट कर सकते हैं
और एज टीचर्स या संस्थान के प्रति हमारी लॉयल्टी दिखाने के लिए हम क्या इनिशिएटिव्स लें, उस इनिशिएटिव्स को हम डॉक्यूमेंट करें और सब साथ मिलके A++ ग्रेड की तरफ लास्ट में बढ़ें। और राजस्थान में बहुत सारे ऐसे संस्थान हो जो A++ वाले हों। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू दिव्या मैम, थैंक यू सो मच आपके इस पेशेंट एंड एग्जॉस्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। आपने इतना तसल्ली से मैंने कल भी दिव्या मैम को एक बात कही थी, मैं आज फिर कहूंगी कि हम आप लोगों ने शायद ध्यान भी दिया होगा, हमारी अधिकतर वर्कशॉप्स में हम इन्हें और सुनील सर को हम एज रिसोर्स पर्सन रिक्वेस्ट करते हैं और ये बहुत जेनरसली हमारी उस रिक्वेस्ट को मान भी लेते हैं। हालांकि विश्वास रखिए इस टाइप की वर्कशॉप से इन्हें व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक पैशन है नैक के प्रति और एक जुनून है कि राजस्थान में अधिकतम जो हमारे राजकीय महाविद्यालय हैं उनका प्रत्यायन हो जाए और बहुत अच्छे ग्रेड के साथ हो जाए। ये एक जो जुनून है ये इस टाइप के लोगों को लगाए रखता है। एक हमारे राजकीय महाविद्यालय बूंदी के हैं, दिलीप जी अभी दिख रहे हैं हमें स्क्रीन पे, ये लगे रहते हैं कि कुछ भी काम करना हो मतलब हमारा सारा टेक्निकल सपोर्ट इन्हीं की तरफ से हमको मिलता है राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। प्राचार्य जी और दिलीप सर का दोनों का बहुत बहुत आभार है हमें। इनकी बदौलत हम ये सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स करा पाते हैं। तो थैंक यू दिव्या मैम आपके इस कोऑपरेशन के लिए। आपने इतनी तसल्ली पूर्वक हमको सबको समझाया, हमारे इन महाविद्यालयों को बताया। कुछ एक चीजें जो अभी हालांकि दिव्या मैम ने कही भी हैं, मैं फिर भी कहना चाहूंगी। वापस से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी 22 अप्रैल को हमने एक सर्कुलर निकाला था जो HT के सर्कुलर्स पर भी अपलोडेड है कि हर महाविद्यालय को अपना वेब पेज का अपडेशन करना है। एक हमने साथ में सजेस्टिव एक सेकेंड हमने एक सजेस्टिव साइट मैप भी दिया है। वो फुल एंड फाइनल नहीं है, आप उसमें डेफिनेटली चेंजेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन सजेस्टिव है क्योंकि नैक वो सारी चीजें मांगता है। कॉलेज में ऐसा कुछ भी कार्य नहीं होता जिससे नैक को वास्ता ना हो। तो एक सजेस्टिव साइट मैप है क्योंकि कमिश्नर मैडम का भी और भी उच्चाधिकारियों का बहुत अधिक जोर है कि हमारा जो कॉलेज का वेब पेज है वो बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए और ये गलत भी नहीं है। आज आप और हम सब जानते हैं जब हम अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं कहीं पे, कहीं उच्च शिक्षा के लिए हम उन्हें भेजना चाहते हैं, तो हम भी पहला काम यही करते हैं कि जिस संस्थान के लिए बच्चों के लिए हम देखते हैं, हम सबसे पहले उसका वेबसाइट खोल के देखते हैं। तो जब हम अपने बच्चों के लिए देखते हैं तो यकीन मानिए बाकी अभिभावक हमारे महाविद्यालय की वेबसाइट भी देखते होंगे। तो इसलिए प्लीज अपने कॉलेज के वेब पेज का अपडेशन करिए। 5 तारीख तक की उसमें तिथि निर्धारित है, 5 तारीख तक इस कार्य को आप संपूर्ण करें क्योंकि 6 तारीख को हमें महाविद्यालय वार इसका पूरा संपूर्ण ब्यौरा देना है आयुक्त महोदया को। तो ये एक हमारी बेसिक सी रिक्वेस्ट थी। अब हम आते हैं कुछ एक सवाल जो अभी इस चैट बॉक्स के द्वारा हमें मिले हैं। एक सवाल है, इन क्वांटिटेटिव क्वेश्चन नंबर 5 peer reviewed journal can be considered or not for publication। दिव्या मैम या सुनील सर कोई भी अगर इसका उत्तर देना चाहें तो प्लीज आमंत्रित हैं। दिव्या मैम। जहां तक पीयर रिव्यूड जर्नल्स की बात है, आजकल सभी जर्नल्स पीयर रिव्यूड हैं। पहली बात तो सब जर्नल्स पीयर रिव्यूड होते हैं। शामिल होगा नहीं होगा क्योंकि नैक जो एसओपी कह रहा है या यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो वो यूजीसी केयर लिस्ट में ही होगा। हम यूजीसी गाइडलाइंस के बाहर नहीं जा सकते हैं। बट अगेन मेरा हम्बल सबमिशन है कि पीयर रिव्यूड है और डीओआई है आपके पास और लिंक जो है प्रॉपर अगर है तो हम उसे पैक में शेयर कर लें। डीवीवी के वक्त अगर कोई क्लैरिफिकेशन आता है और वो नैक उसको रिजेक्ट करता है तो एक अलग बात है। बट अगर हमारे पास डीओआई और लिंक है तो हमें इस वक्त कर देना चाहिए, बट नॉट एज ए ट्रेडिशन कि हम ये ट्रेडिशन ही डाल लें कि हर कोई पीयर रिव्यूड जर्नल कर रहा है, लिंक और डीओआई वाला ही करें।
अगर डीवीवी में वो रिजेक्ट हो जाता है तो ऑफ कोर्स हमें मानना ही पड़ेगा। अदरवाइज सारी यूजीसी गाइडलाइंस और यूजीसी केयर लिस्टेड या इंडेक्स जर्नल्स को ही यूजीसी की मान्यता के अनुसार ही हमें अपलोड करना है। थैंक यू मैम। एक सवाल है, इफ वी आर नॉट हैविंग जियो टैग्ड फोटोज टिल नाउ देन, इसका ऑलरेडी दिव्या मैम जवाब दे चुकी हैं। मैं भी वही चीज वापस दोहराऊंगी कि हालांकि हम पिछले 6 वर्षों से इसी बात को दोहरा रहे हैं कि फोटोग्राफ्स को जियो टैग करिए। सुनील सर आपको समझा चुके हैं, हम पहले बहुत बार समझा चुके हैं, जियो टैगिंग बहुत आसान होता है। फिर भी आपके पास अगर अभी तक की कोई भी जियो टैग्ड फोटो नहीं है तो एक नियम बना करके अब से हर इवेंट को, हर एक्टिविटी को जियो टैग करना शुरू करिए। जियो टैगिंग के लिए सुनील सर समझा चुके हैं, मैं पुनः बता दूं आप लोगों को। 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप सिर्फ लोकेशन ऑन करके, हालांकि अभी इस पे आगे सवाल भी आया है, आप लोकेशन ऑन करके और फोटोग्राफ क्लिक करिए, उस फोटो को आप पीसी पर ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर करके राइट क्लिक करके देखिए प्रॉपर्टीज में आपको लेट लॉन्ग दिखता है। ये तरीका होता है। दूसरा बहुत आसान तरीका ये है, फ्रीली डाउनलोडेबल एप्स होते हैं। सर ने एक आध का नाम भी बताया था, मैं और बता दूं आपको। मैं नाम किसी भी ऐप का नहीं लूंगी यहाँ पे, आपको नहीं पता है अव्वल तो आपको गूगल करने से आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि कौन कौन से एंड्रॉइड पे और आईओएस पे एप्स होते हैं फ्रीली डाउनलोडेबल जो जियो स्टैंपिंग करते हैं। यदि फिर भी आपको नहीं अंदाजा लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। तो वो अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उस ऐप के बाद उस ऐप में आप एक बार सेटिंग करनी होती है आपको, उसमें आप अपने कॉलेज का नाम और उसकी लोकेशन सेट कर लेते हैं। लोकेशन वो अपने आप ले लेता है अपने आप, और उसके बाद जब आप फोटो खींचेंगे तो फोटो पे अपने आप स्टैंपिंग होकर के आ जाएगी कि उसमें क्या उसका लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, कब फोटो खींची गई, क्या महाविद्यालय का नाम है, क्या जगह है, सब कुछ आ जाता है। देवली ने वैसे अभी चैट बॉक्स में शेयर भी कर दिया है जीपीएस मैप कैमरा, ये ऐप है और ये फ्रीली डाउनलोडेबल होता है और इसके द्वारा आप जियो स्टैंपिंग कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उनकी जियो टैगिंग नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप उन फोटोग्राफ्स के ऊपर कैप्शन दे दीजिए, किस इवेंट की फोटो है, क्या कॉलेज का नाम है, क्या लोकेशन है, उसके बारे में एक छोटा सा 2-3 ऐसे बुलेट पॉइंट्स का सा कोई ब्रीफ एक उस हर फोटो के ऊपर आप कैप्शन दे दीजिए। लेकिन अगेन आई रिपीट, इसको अपनी प्रैक्टिस मत बनाइए। हम बहुत बार से कह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं, आज अब ये शायद अंतिम बार है। आज के बाद अब आज जितने महाविद्यालय इसमें जुड़े हुए हैं, ये सब महाविद्यालय कम से कम अब बिना जियो टैगिंग के कोई भी फोटो ना लें। आप सिंपल सा एक पौधा भी लगा रहे हैं यदि किसी पौधारोपण कार्यक्रम में, तो 6 जने तस्वीर में देखते हुए हाथ बढ़ाते हुए मिट्टी की तरफ और बैठे तो होते हैं, पर भैया एक लोकेशन ऑन करके जियो टैगिंग क्यों नहीं कर लेते हो? उसकी कितनी देर लगती है उस कार्य में भाई? तो इसलिए प्लीज हर एक्टिविटी की जियो टैगिंग करिए। नेक्स्ट है लोकेशन ऑन बट सिटिंग इन फोटोज डज नॉट शो, उसको पीसी पे ट्रांसफर करना पड़ेगा सर। लोकेशन ऑन, ये अगेन वही क्वेश्चन है। मैप कैमरा की फोटो जियो टैग होती है क्या? उसमें लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड दोनों ही डेट टाइम होता है, बिल्कुल। व्हाट इज AQEC? दिव्या मैम आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, व्हाट इज AQEC? AQAC इज एकेडमिक क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, जो कि ऐसा कोई कहीं से आया हुआ नहीं है, बट हम अपने लेवल पर एक एकेडमिक क्वालिटी के एनहांसमेंट के लिए एक सेल का गठन कर सकते हैं, मतलब एक इंटरनल कमिटी का, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स के एकेडमिक जैसे रिसर्च पेपर के लिए मोटिवेट करना, पब्लिकेशन के लिए मोटिवेट करना, ये काम भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के एकेडमिक एक्सीलेंस को एनहांस करने के लिए या एकेडमिक कल्चर को एनहांस करने के लिए जो भी गतिविधियां हम करें वो एकेडमिक AQAC के तहत हम दिखा सकते हैं। अगेन मैंने कहा, जो प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखे हैं पीपीटी में, वो सिर्फ मेरे ही दिमाग की उपज से लिखा है, या जो हमने SSR लिखी या मैंने और जो बहुत सारी SSRs पढ़ी उनके आधार पर लिखा है। ये थंब रूल या लास्ट बेंचमार्क नहीं है। हम सब क्रिएटिवली अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा सोच समझ करके इन प्रश्नों के उत्तर उस तरह से लिख सकते हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक बहुत से फोटोज जियो टैग नहीं हैं, क्यों हर जगह IQAC इन्वॉल्व नहीं हो सकती? इवन मैनेजर अपने हिसाब से फोटो लेता है।
तो ये निवेदन केवल IQAC से थोड़ी है हमारा, ये निवेदन तो पूरे महाविद्यालय से, संपूर्ण इस शिक्षक कम्युनिटी से है, जो भी महाविद्यालय में है। प्लीज यदि इसमें IQAC कोऑर्डिनेटर्स आज के में जुड़े हुए हैं, यदि कहीं के प्राचार्य जुड़े हुए हैं, तो प्लीज इसको आप लोग सब जनों को कहिए, हर एक से कहिए, जो भी कहीं भी किसी भी एक्टिविटी की फोटोग्राफ ले रहा है वो जियो टैग लेगा। डेफिनेटली IQAC कोऑर्डिनेटर हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन जैसा शुरुआत से हम कह रहे हैं कि नैक कराना किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये पूरा कॉलेज का एक सम्मिलित कार्य होता है, चाहे वो PAC हो, चाहे फुल फ्लेजेड ग्रेडेड नैक हो, ये पूरा एक टीम वर्क है, और टीम वर्क है तो ऑब्वियसली ये कार्य हर एक को करना होगा। तो आप सब तक ये निर्देश पहुंचाइए, लिखित में पहुंचाइए कि कोई भी फोटो, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, जो भी IQAC कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर या IQAC के लोग जुड़े हुए हैं, आपका कार्य है कि यदि महाविद्यालय में कोई भी गतिविधि हो रही है, चाहे वो वुमेन सेल के अंतर्गत हो रही है, चाहे स्पोर्ट्स हो रही है, चाहे कल्चरल, चाहे आपका कोई भी एकेडमिक, कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, आप उसकी रिपोर्ट लेते हैं। आप जो भी कन्वीनर है उस कमेटी का, जो भी इंचार्ज है, आप उससे उसकी रिपोर्ट लेते हैं। रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है? एक राइटअप होगा, कुछ फोटोग्राफ्स भी होंगी उसके साथ में, प्रेस रिलीज भी होगा, सब चीजें होंगी। आप लेने से मना कर दीजिए अगर वो फोटोग्राफ्स जियो टैग्ड नहीं है, आप मत लीजिए वो फोटोग्राफ्स, आप वो रिपोर्ट मत लीजिए। आप उन्हें इंसिस्ट करिए, इंसान एक बार नहीं करेगा, दूसरी बार शायद ना करे, तीसरी बार से करेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टली चलना पड़ेगा। मतलब मैं बिल्कुल अनऑफिशियली कह रही हूँ, हमें साम दाम दंड भेद हर चीज, प्राचार्यों को तो कम से कम हर तरह से कार्य करते हुए और महाविद्यालय को चलाना होता है। तो प्रेम पूर्वक ही शुरुआत में तो समझाइए, अभी बाकी टेक्निक्स यूज करने का टाइम नहीं है, लेकिन अभी आप समझाइए लोगों को कि जियो टैग, क्योंकि इसमें जा नहीं रहा किसी का कुछ भी, लेकिन फायदा बहुत हो रहा है महाविद्यालय को। Whether librarian be included in teaching post? दिव्या मैम? नहीं, बिकॉज जब हम बजट घोषणा वाला डॉक्यूमेंट जो सुनील सर ने शेयर किया था वो देखते हैं, तो उसमें लाइब्रेरियन सेपरेट पोस्ट की तरह से है, टीचिंग नहीं है, वो टीचिंग पोस्ट नहीं है। और उसी के आधार पर ही हमें टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट का जो बाइफरकेशन करना है, एक जगह पूछा जाएगा प्रोफाइल में भी, वो भी हमें उसी बजट घोषणा वाला जो डॉक्यूमेंट है उसी के आधार पर ही करना होगा, ताकि वो कोलैबोरेट करे आपस में, वो डिफरेंट ना हो। थैंक यू मैम। How to get latest affiliation certificate, latest affiliation from university? University said we have given affiliation before for the college. दोनों एक से ही सवाल है, इसलिए एक साथ ही ले रही हूँ। इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आप जब भी नैक के लिए या PAC के लिए अप्लाई करें, बिल्कुल सत्य है यूनिवर्सिटी का कहना कि वो आपको पहले अफिलिएशन सर्टिफिकेट दे चुके हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है कि मान लीजिए, देखिए नैक जो भी कार्य कर रहा है वो केवल आपके राजकीय महाविद्यालय के लिए टेलर मेड नहीं है, वो हिंदुस्तान भर के सरकारी और निजी सभी प्रकार के, सभी तरह के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कार्य कर रहा है। तो हर तरह के शिक्षण संस्थान होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि जिनको कोई निजी संस्थान आज से उनको 10 साल पहले उनको एफिलिएशन मिल गया, पर आज की तारीख में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बंद हो गया कॉलेज। तो अगर वो 10 साल पुराना लगा दे पर आज तो उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है या वहां पर वो कोर्स ही नहीं चल रहा है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए नैक कहता है कि आप लेटेस्ट एफिलिएशन सर्टिफिकेट लगाइए। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास आपके महाविद्यालय में जो जो भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, वेदर दे आर टेम्पररी अफिलिएटेड और परमानेंटली अफिलिएटेड, आप एक सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मेट बनाएंगे। उस फॉर्मेट में आप लिखेंगे कि जिस भी सत्र में, याद रखिए हम सत्र की बात कर रहे हैं, जैसे अभी कौन सा सत्र चल रहा है हमारा 21-22 वाला। एक चीज और अच्छे से समझ लीजिए, ये GLC कोटा प्लीज आप लोग अपनी सेल्फी बाद में लीजिएगा, या तो कैमरा इधर का बंद करिए, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है ये वाली चीज। आप लोग जब भी अपना आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे, नैक के रेफरेंस में मैं कह रही हूँ, नैक का जो सेशन है वो जून टू मई चलता है, याद रखिएगा इस चीज को। हमारे यहाँ पर सत्र चलता है जुलाई टू जून, लेकिन नैक में सत्र चलता है जून टू मई। तो यदि आप 1 जून ऑनवर्ड्स किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वेदर इट इज ग्रेडेड एक्रेडिटेशन और बाइनरी एक्रेडिटेशन, आपका सत्र हो जाएगा 22-23।
तो इसलिए आप जिस भी सत्र में अप्लाई कर रहे हैं, और सत्र कौन सा, नैक वाला सत्र मान्य होगा, जिस भी सत्र में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सत्र का आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा अपनी रिस्पेक्टिव एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से, और उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा कि इस सत्र में या इस दिनांक को इस फलाने महाविद्यालय में ये कोर्सेज और ये सब्जेक्ट्स टेम्पररी परमानेंट जो जो भी उनकी स्थिति है उसके सामने लिखते जाइए, एक टेबल बनाइए, आज की तारीख में इनका एफिलिएशन वैलिड है या ये आज की तारीख में एफिलिएटेड हैं विद टेम्पररी एफिलिएशन फॉर दिस सब्जेक्ट, विद परमानेंट एफिलिएशन फॉर दिस सब्जेक्ट और फॉर दिस कोर्स। ये आपको लेना होगा, और ये लिए बिना आप ना पैक के लिए जा सकते हैं ना नैक के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, अगेन आई रिपीट, अभी मत ले लीजिएगा, अभी पैक लॉन्च नहीं हुआ है। तो आप अगर अभी ले लेंगे और मान लीजिए पैक लॉन्च ही जून में होता है तो ये आपका पिछला सत्र कहला जाएगा और फिर ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। इसलिए जब भी आप अप्लाई करने लगे उसी समय आप अपनी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से, हम यूनिवर्सिटी से भी बात कर रहे हैं कि वो जब जब महाविद्यालय मांगे वो उनको वो सर्टिफिकेट दे दें, तो हम उनकी तरफ से भी हम उनको भी प्रेशराइज कर रहे हैं इस बात के लिए, आपसे भी यही कह रहे हैं, बिना लेटेस्ट एफिलिएशन सर्टिफिकेट लिए मत जाइएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको बार बार कवायद वही पूरी करनी पड़ेगी। तो बेहतर है आप पहले वो कवायद कर लें। बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं है। सबने रिक्वेस्ट किया है कि पीपीटीज शेयर कर लें। पीपीटीज आपके साथ हम ये रिकॉर्डिंग ही शेयर कर लेंगे ना, पीपीटी क्या करेगा। जो हमने फर्स्ट डे कराई थी जब हमने अपनी वर्कशॉप, उसका हमने यूट्यूब पे भी लाइव उसको टेलीकास्ट किया था, उसका लिंक भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी ने शेयर कर लिया है और वो लिंक आपके चैट बॉक्स में है, आप चाहें तो उसको नोट कर लें। आप नहीं तो आप बता दीजिए, हम आपकी आज वाली रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर कर लेंगे। एक सवाल आया है, शैल वी गो फॉर पीएससी 21-22? 21-22 के लिए ही अल्टीमेटली हमें जाना पड़ेगा सर, पर बस मुद्दा ये है कि जैसा आपको शुरुआत में बताया कि पीएससी के लिए आपको लास्ट एकेडमिक कंप्लीट ईयर चाहिए। जब कंप्लीट ईयर चाहिए तो इसका मतलब है रिजल्ट्स भी डिक्लेयर्ड होने चाहिए। 21-22 वाले अभी एग्जाम्स भी शुरू नहीं हुए हैं, एग्जाम्स ही नहीं शुरू हुए हैं, कब खत्म होंगे, कब उनके रिजल्ट्स आएंगे और फिर उसके बाद ही हम अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी चूंकि पीएससी लॉन्च नहीं हुआ है और 31 मई बहुत ज्यादा विलंब बचा नहीं है, तो अगर वो 31 मई से पहले पहले लॉन्च कर देते हैं तो आप 20-21 वाले सत्र के डेटा के साथ पीएससी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, जो जो कॉलेज तैयार है। और यदि वो उसके बाद लॉन्च करते हैं तो फिर कॉलेजेस को इस सत्र के रिजल्ट्स आने तक का पूरा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई जब भी करें इससे पहले प्लीज एक बार अपना सेल्फ असेसमेंट कर लीजिएगा, अपना स्व मूल्यांकन करें, ये देख लें कि 20 नंबर आ भी रहे हैं कि नहीं। आगे बढ़ करके फेलियर का तो शौक हम में से शायद किसी को भी नहीं है, तो इसलिए पहले अपना सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए। और ये भी मान के चलिए कि 20 नंबर अगर हम अपने हिसाब से मान रहे हैं तो नैक तो 20 नहीं मानेगा। आज मैं मेरे ही बच्चों से अगर पूछती हूँ कि कितने आएंगे और वो अगर कुछ नंबर बताते हैं तो जरूरी नहीं है ना कि एग्जामिनर भी उसी हिसाब से ही नंबर दे दे। तो इसलिए अगर 20 नंबर खींचतान के आप लेकर के आ रहे हैं अपने सेल्फ असेसमेंट में, तो संभावना बहुत कम है कि नैक भी आपको एग्जैक्टली उसी हिसाब से नंबरिंग कर देगा। क्वांटिटेटिव में होना आसान है, लेकिन क्वांटिटेटिव में भी आप जो मेजर अभी तक हमारा ऑब्जर्वेशन है, कॉलेजेस हमारे थोड़ा सा मात खाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो अभी आपको जो कार्य करना है कि पीएससी को पूरा आपने समझा है, इस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करिए और बिल्कुल टू द पॉइंट चलिए, कोई इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटेटिव का डेटा कलेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन प्रारंभ करिए, क्वालिटेटिव के लिए हर क्वेश्चन का जवाब देना और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना प्रारंभ करिए। एक सवाल आया है, इंस्टीट्यूट्स हैविंग परमानेंट एफिलिएशन, do they have to take latest affiliation certificate from university? Obviously sir, मैं कह रही हूँ ना आपको, आपका चाहे परमानेंट हो चाहे आपका 150 साल पुराना कॉलेज है, आज जीसीए भी जा रहा है, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर भी गया था, कोई भी कॉलेज जाएगा उसको लेटेस्ट एफिलिएशन सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। नैक आपकी IIQA एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपका पीएससी का फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब तक आपका उसी सत्र का एफिलिएशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वो तो लेना जरूरी ही जरूरी है।
एक किसी ने कहा था रिजल्ट्स फॉर 21-22 विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर मे, देन वेयर दे विल बी इंक्लूड इन 22-23। सर अपना सत्र ही 22-23 शुरू हो जाएगा नेक के हिसाब से, जून से शुरू हो जाएगा, मैंने जैसा अभी बताया। तो ऑब्वियसली फिर हमारा लास्ट एकेडमिक सेशन हो जाएगा 21-22। तो अब जब 22 के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, और जैसी स्थितियां लग रही हैं उस हिसाब से अगस्त सितंबर से पहले रिजल्ट्स आने तो थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, अभी तो एग्जाम शुरू ही नहीं हुए हैं प्रैक्टिकली। तो और किसी का तो अभी कोई सवाल दिख नहीं रहा है। किसी को और भी यदि कोई प्रश्न है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें आप, नहीं तो फिर हम हमारी इस वर्कशॉप का हम समापन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अभी नहीं लिखेंगे तो आपकी समस्या का समाधान करने का हम प्रयास नहीं करेंगे, हम उसके बाद भी आपके लिए सदैव हाजिर हैं। 24/7 तो नहीं, लेकिन हाँ कार्यालय समय में जरूर आप हम उपस्थित हैं। आप जब चाहें, आप कोई भी यदि आपकी समस्या हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप सबके पास हमारे सबके नंबर्स, हम जितने भी SLQAC के लोग हैं हम सब के नंबर्स हम आपको विभिन्न पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करवा चुके हैं। तो आप कृपया संपर्क करें, कोई भी आपको समस्या है आप बात करें। कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप 4 बार फोन करें, आप 6 बार फोन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज गलत दिशा में या गलत दस्तावेज एकत्रित करने मत शुरू करिएगा, बाद में आप ही लोग उसमें कष्ट पाएंगे। तो अब अगर और किसी का सवाल नहीं है तो मैं एक बार एक फॉर्मली मैं थैंक्स दे दूं दिव्या मैम को और सुनील सर को। सुनील सर है एक्चुअली उनके कॉलेज में भी अब पीयर टीम विजिट की डेट्स आ गई हैं, तो वो बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, बहुत कम दिन बचे हैं अब उनके यहाँ पर भी। तो एनीवेज दिव्या मैम थैंक यू सो मच। सुनील सर अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जनों का। आप लगातार 3 दिनों से अनवरत हमारे साथ लगे हुए हैं और मतलब जी जान से कोशिश कर रहे हैं इसी कार्य के लिए कि किसी तरह से मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे साथ नैक प्रत्यायित हो जाए और ग्रेड बेहतर आ जाए हमारा। तो आपके इस जज्बे को सलाम कि आप लोग थकते नहीं हैं और लगातार लगे हुए हैं। सीरियसली मतलब ये स्पिरिट होती है काम करने की, तो काम करने में सबको मजा आता है। और मुझे उम्मीद है कि आज के दोनों प्रेजेंटेशन से जो हमारे जितने भी बेनिफिशियरी इंस्टीट्यूट्स जुड़े हुए हैं उन सब ने भी बहुत सीखा होगा। फिर भी यदि आपकी कोई भी समस्या है तो हम सब आपको, हम जितना सा जानते हैं, देखिए हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, हम सब जितना सा जानते हैं एक दूसरे की नॉलेज शेयरिंग से हम प्रयास करेंगे कि उस समस्या का समाधान हो सके। आज एक बहुत अच्छी चीज हुई है वैसे कि किसी ने भी ये नहीं लिखा कि मैं इकलौता ही हूँ कॉलेज में तो मैं कैसे करूं, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लगातार यही एक मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन, हमारी जो ग्रीवेंस थी, रादर क्वेश्चन तो क्या था, एक यही आता था कि स्टाफ नहीं है, फैकल्टी में अकेला हूँ, मैं ही प्राचार्य भी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं मतलब कैसे करूं। तो हमारा उस पे यदि आप में से भी यदि किसी ऐसी स्थिति में है तो हमारा फिर भी एक ही कहना है जो हम पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि बिल्कुल हम आपकी उस वेदना को समझ रहे हैं, आपकी समस्या को समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये एक राजकीय व्यवस्था है तो आप आज एक हो सकते हैं, हो सकता है अगले सत्र में आप 6 हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज एक है तो आपने कोई भी एक्टिविटी करवाई नहीं। कल जब 6 हो जाएंगे तो व्यक्ति तो पूरे हो जाएंगे पर फिर आप एक्टिविटी में कम हो जाएंगे। तो इसलिए आप यदि एक हैं कोई बात नहीं, प्रयास करके जितना भी कोशिश कर सकते हैं आप एक्टिविटीज अवश्य कराएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, IQAC का गठन इज मैंडेटरी। मतलब मैं उसको अभी स्क्रीन पे अंडरलाइन करके नहीं लिख सकती, नहीं तो मैं आपको बोल देती। हमें राजभवन से माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ से निर्देश हैं, CAG ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा है, कमिश्नरेट इतनी बार बोल चुका है, UGC कह चुकी है, IQAC इज मैंडेटरी। किसी भी कॉलेज का 2020 तक जिस भी कॉलेज का गठन हुआ है, 2021 में भी यदि कोई कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ है, IQAC सब पे होना जरूरी है। IQAC के लिए लोग मना करते हैं क्यों कि हम अकेले हैं या हमारे पास स्टाफ पूरा नहीं है, हम कैसे बनाएं। आप NAC के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, पर आप एक दिशा निर्देश देने वाली समिति तो बनाइए। एक आप हैं, अगर आप अकेले ही हैं उस महाविद्यालय में तो भी एक आप है, 2-3 स्टूडेंट्स को जोड़िए,
अगर मिनिस्ट्रियल स्टाफ कोई एक जना भी है उसको जोड़िए और अपने आसपास के इलाके से प्रबुद्ध जनों को जोड़िए, कुछ जोड़ करके और फिर एक समिति बनाइए जो निश्चित करेगी, एक दिशा देगी आपके महाविद्यालय को। इस सत्र के अंत में एक मीटिंग करके ये निर्धारित करिए कि अगले सत्र में हम ये काम करवाने का प्रयास करेंगे, और रियलिस्टिक गोल्स रखिए कोशिश करके। ऐसा नहीं है कि हम बहुत हवा की बातें कर ले, उससे भी कोई फायदा नहीं होता। रियलिस्टिक गोल्स रखिए, हर 2 महीने 3 महीने पर उसकी एक रिव्यू मीटिंग करिए कि आपने क्या क्या टारगेट सेट किए थे और वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, हमने आपको कहा था इसलिए आप हमें भी धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं वो टारगेट्स पूरे, तो फिर क्यों नहीं हो रहे हैं और उनके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर विचार करिए और इनके मीटिंग मिनट्स को संधारित करिए। ये सब चीजें आपकी काम आएंगी जब आप पैक के लिए जाएंगे, जब आप NAAC के ग्रेडेड एक्रेडिटेशन के लिए जाएंगे। इसलिए प्लीज इन सब चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक इनका आप संधारण करना शुरू करें। अंत में पुनः दिव्या मैम का, सुनील सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महानुभावों का बहुत धन्यवाद जो आप इतनी पेशेंटली 2 बजे से और 4 बजने आ गए। आप अभी तक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धैर्यपूर्वक आपने हमें सुना। आपको यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप सादर आमंत्रित हैं उस समस्याओं को हमारे साथ साझा करने में। सबसे मुख्य धन्यवाद गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी को, और उसमें भी विशेष तौर पे दिलीप जी को, जो लगातार हमारे साथ लगे रहते हैं। और मतलब हम सवेरे शायद 6 बजे फोन पे हम बात करना शुरू करते हैं और कभी हम रात के 10 बजे भी बात कर रहे होते हैं, कहीं पर भी हम टेक्निकली कुछ अटकते हैं, ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। और इनका हमेशा यही मुस्कुराता वाला चेहरा होता है, ये कभी नहीं थकते और ये कभी ना नहीं कहते। सबसे अच्छी चीज है, कितनी भी समस्याएं हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं, ये इनकी खासियत है। मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी को बहुत बहुत आभार देना चाहूंगी कि वो हमें हमेशा अपना भरपूर सहयोग देते हैं और हमारी हर वर्कशॉप में टेक्निकल पार्टनर के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी हमारे साथ सहयोग करता है, हमें अपनी सेवाएं प्रदान करता है। आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं तो आपको ये सोचती हूँ कितना बोले तो थकते नहीं हो।